नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सम्राट आईएएस, सम्राट एजुकेशन वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 जून के करंट अफेयर्स के बारे में, यानी कि आज के करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है? तो हम यहाँ पर जो सोर्सेस लेते हैं वो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और कई सारे वेरियस सोर्सेस को उठाकर वहाँ से हम न्यूज़ को एनालिसिस करते हैं। साथ में उसका जो स्टैटिक बैकग्राउंड है, उसका एनालिसिस को रिसर्च करके हम यहाँ पर पीडीएफ बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं और आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो यूपीएससी जिस तरीके से अपना रूप बदल रही है और कितना फैक्चुअल जा रही, तो उसके लिए हमें हर एक टॉपिक पे अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, जो भी करंट अफेयर्स में है। अब जो 2026 का पेपर देखा होगा आपने, तो उसमें देखा होगा कि 60 से 70% क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आए थे और करंट में जो चीज़ें न्यूज़ में थी, उसके अंदर इतनी ज़्यादा गहराई में पूछ लिया उन्होंने कि इंसान कह रहा है कि मतलब जो भी एस्पिरेंट थे, वो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया पूरा का पूरा, मतलब बिल्कुल अजीब ही पेपर आया, है ना? और हर तरीके से पैटर्न भी चेंज हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई, इसलिए हमें हर एक टॉपिक पे कमांड बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8 जून का जो द हिंदू की न्यूज़ थी, मतलब करंट अफेयर्स की न्यूज़ थी, पायरो प्रोसेसिंग। अब पायरो प्रोसेसिंग क्या होता है? पायरो प्रोसेसिंग का मतलब स्पाइरो जहाँ भी वर्ड आएगा वहाँ पे इतना समझेंगे हम कि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। किससे? टेम्परेचर से रिलेटेड है, राइट? तो टेम्परेचर से रिलेटेड है और प्रोसेसिंग मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे जलाने की बात करी गई। तो पायरो प्रोसेसिंग का मतलब सिंपल, पायरो का मतलब अग्नि और उच्च तापमान से होता है ना? और प्रोसेसिंग का अर्थ प्रक्रिया। सरल शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं, किसी चीज़ को एक हाई टेम्परेचर पे जलाना, जिससे उसके रासायनिक और भौतिक गुण में चेंज होते, तो उसी को हम पायरो प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है? अब ये इसके और डिटेल में समझते हैं इसको, तो ये समझ लिया पायरो प्रोसेसिंग होती क्या है। जनरली ये कहाँ पे यूज़ होती है? जैसे धातुओं को गलाना हो गया, अयस्क को गलाना हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होती, ठीक है, सीमेंट बनाने में, राइट? लेकिन इसका जो आजकल यूज़ करा जा रहा है वो वेस्ट मैनेजमेंट में करा जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी को बनाने में किया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी में जो थर्ड स्टेज के जो सिस्टम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो थर्ड स्टेज का है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो वेस्ट मैनेजमेंट में जो पायरो प्रोसेसिंग है, उसका काफ़ी हद तक यूज़ करा जा रहा है, राइट? तो उसको भी देखेंगे आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं इसमें। तो करंट में न्यूज़ में इसलिए थी कि जो सीपीसीबी है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राइट? तो उसने और स्वच्छ भारत मिशन ने को प्रोसेसिंग को बढ़ाया कि साथ में मतलब जो नगर निगम के जो ठोस अपशिष्ट होते, जो भी वेस्ट होता, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसका किस तरीके से यूटिलाइज़ेशन किया जाए, ठीक है? अब जब हम खुले में छोड़ देते तो वहाँ से कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट रिलीज़ होते, कई सारी गैसेज़ लाइक मीथेन हो गया, तो वो स रिलीज़ होती, है ना? तो वो नुकसान करती और कई सारे जानवर उसको खाते हैं तो उनके बॉडी में टॉक्सिक एलिमेंट बढ़ते, है ना? बायो एक्यूमुलेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है? तो वही चीज़ है यहाँ पर कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, देन जो अ, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, राइट? तो सीमेंट भट्टियों में और पायरो प्रोसेसिंग के जरिए निपटा जा सकता है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक, देन सीमेंट भट्टियाँ, देन जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता, उसको पायरो प्रोसेसिंग के जरिए निपटा जा सकता है उससे। मतलब उसको काफ़ी मतलब यूज़ करा जा सकता है, मतलब वेस्ट टू एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको लागू किया जा सकता है, राइट? अब इसके अनुप्रयोग की बात करेंगे तो यही सेम बात हो रही है यहाँ पे एप्लीकेशन की जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका जो मतलब जो कचरा बनता है, उसको हम एक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? मतलब एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, उसका यूज़ करेंगे हम, यूटिलाइजेशन को बढ़ा देंगे उसमें। नेक्स्ट है सीमेंट उद्योग में, तो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब आपने 3R के बारे में सुना होगा, रिसाइकिल वाला कॉन्सेप्ट जो है, उसी को यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अब ये काम कैसे करता है? तो यहाँ पे जब देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो सीमेंट बनाने वाली भट्टियों में तापमान इतना इतना हाई कर दिया जाएगा, 1400 से टेम्परेचर से 1400 डिग्री सेल्सियस। तो प्लास्टिक जो अन्य कचरा है ना, वो क्या हो जाएगा, राख में बदल जाएगा और इसकी जो गैसेस होती हैं वो गैस नहीं निकलेंगी। अब इसको क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं जलाया जाता। पायरो प्रोसेसिंग की यही सबसे खास बात है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं लगाया जाता और इसमें जो गैसेस निकलती हैं उसको बाहर नहीं भेजा जाता, राइट? तो जो राख बनी, तो उसको हम सीमेंट में यूज़ कर सकते, ठीक है? सीमेंट बनाने में हम यूज़ करते, तो वहाँ पे ये बताया हुआ है, ठीक है? किस तरीके से हम इसको जो वेस्ट है उससे एनर्जी या उसको यूटिलाइजेशन कर सकें। फ़ायदा क्या है इसमें कि सबसे पहली बात तो 100% कचरे से निपट सकते हैं अपन, और जो हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जगह-जगह कचड़े के लैंडफ़िल बन जाते हैं,
बड़े-बड़े पहाड़ बन जाते हैं आजकल तो। दिल्ली जैसे शहरों में तो जो गाज़ीपुर वाला एरिया है, वहाँ पे कितना बड़ा पहाड़ बना हुआ है कचड़े का, तो उससे निपटना, है ना? और सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करना, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री में कोयला का जो जीवाश्म ईंधन है उसकी कम आवश्यकता होगी, क्योंकि जीवाश्म ईंधन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है? कोयले वगैरह की राख उसका यूज़ करके। फिर यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि आजकल मोबाइल, लैपटॉप इन सब का ज़्यादा यूज़ है, तो एक टाइम पे ये खराब भी होंगे। तो इसके अंदर क्या हो गया, बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो कॉपर, लिथियम, ठीक है? और कई सारे मेटल्स होते हैं, जो बहुत काम के भी हैं, और जैसे मरकरी हो गया, बहुत सारे एलिमेंट वो नुकसान भी देते शरीर को। कोबाल्ट, निकेल, तांबा, लिथियम, ये क्रिटिकल मेटल्स हैं, है ना? इनको क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए, एक इकोनॉमी को चलाने के लिए कौन-कौन सी धातुओं की ज़रूरत पड़ती है, उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं। तो जो पुरानी बैटरीज़ हैं, उसमें पुरानी जो लिथियम आयन बैटरी हैं, जैसे लैपटॉप ख़राब हो गया तो लैपटॉप के अंदर और मोबाइल के अंदर जो बैटरीज़ आ रही हैं आजकल, वो लिथियम आयन बैटरी हैं, ठीक है? तो वहाँ पे उच्च तापमान पे उनको वही पायरो प्रोसेसिंग करी जाएगी, तो वहाँ से हमें कई सारी मेटल्स मिल सकती हैं, जिनका हम वापस यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक तरीके से जो ई-वेस्ट है, वहाँ से हमने रिसाइक्लिंग की प्रोसेस अपना दी यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी उसी प्रोसेस के अंतर्गत आएगा जो पायरो प्रोसेसिंग है, ठीक है? देन परमाणु एनर्जी में बात करेंगे, तो परमाणु एनर्जी का जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, तीसरा मतलब तीसरा स्टेज है, तो यहाँ वही दिया हुआ 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं हम, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो फ्यूल बना हुआ है उसी का वापस, जो परमाणु कचरा बना हुआ है उसी का वापस यूज़ करना, उसका सुरक्षित प्रबंधन करना, कि भविष्य में वो भी ईंधन के रूप में काम में आ सके, भविष्य के रिएक्टरों के लिए ईंधन के रूप में काम में आ सके। तो जब आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी वाला पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो वहाँ इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में लिया जाता, ठीक है? बताया जाता कि स्टेज 1 कैसा है ना? उसमें किस तरीके से एलिमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यूरेनियम हो गया, देन सेकंड वाले में किस तरीके कर रहे हैं, और जो थर्ड वाला स्टेज है वो किस तरीके कर रहे हैं, ठीक है? जो होमी जहांगीर भाभा हैं, तो उनका तो सपना था ये, जो 3 स्टेज का जो कॉन्सेप्ट था, क्योंकि हमारे पास थोरियम ज़्यादा है, तो जब तक हम 3 स्टेज पे पहुँचेंगे, तो वहाँ पे थोरियम का यूज़ करेंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मतलब जितना हमने इसको दिया है, जितना फ्यूल दिया है हमने, उससे ज़्यादा हमें ये निकाल के दे दे रहा है। तो उस चीज़ को कहते हैं फास्ट ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट, राइट? तो वही यहाँ पे है, इसको डिटेल में नहीं जाऊँगा यहाँ पे, बस इतना समझिए, जो भी यहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट बच रहा, तो उसको भी हम भविष्य की एनर्जी के लिए, मतलब एनर्जी सोर्सेस के रूप में काम में ला सकें, तो उसके लिए यहाँ पे ये पायरो प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, ठीक है? अब यही सब इसके लाभ हैं, कि जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा वो कम होगा, लैंडफिल्स कम होंगे, जो टॉक्सिक एलिमेंट है वो कम निकलेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है। पर्यावरण के बिल्कुल अनुकूल है भाई ये, है ना? जो सिंपल तरीके से हम कचरा जलाते हैं या फेंक देते हैं, तो उससे कई सारी गैसेस, कई सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स निकलते हैं, ठीक है? जो एनवायरनमेंट को भी नुकसान करते हैं, देन एनिमल को भी, इंसानों को भी, ऑब्वियस बात है इन द एंड, ठीक है? और एनवायरनमेंट को भी बेकार करते हैं, ठीक है? तो लेकिन जो पायरो प्रोसेसिंग वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें टेम्परेचर इतना हाई रहता, तो जहरीली गैस क्या होती, नष्ट हो जाती, मतलब जहरीली गैस नहीं निकल पाती, ठीक है? तो पायरो प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के अनुकूल है, ठीक है? संसाधनों को बचाने का मतलब, जो एक तरीके से जो वेस्ट निकल रहा, उसको यूज़ कर लेंगे, तो जो कोयले पे हमारी डिपेंडेंस है, वो कम हो जाएगी, राइट? जो कोयला जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा, देन अलग-अलग जगह कोयले की राख भी यूज़ होती है, या बहुत सी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है? तो कोयले का जो हम कह सकते हैं उस पे जो डिपेंडेंस है, वो कम हो जाएगी, तो हमारे जो संसाधन हैं, वो बचेंगे। अगर हम आयात करते, तो हम ये कह सकते हैं, जो एंथ्रेसाइट वाला कोल है ना, 4 टाइप के कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जो एंथ्रेसाइट कोल है वो हम इम्पोर्ट करते, तो उससे हमारा इम्पोर्ट जो बिल है वो भी कम होगा, क्योंकि उस पर डिपेंडेंस ही नहीं रही उतनी। समझ पाए बात को? तो कहीं न कहीं इसी कचरे का एक तरीके से अल्टरनेट फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अपन। साथ में जो सर्कुलर इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट बता दिया, वेस्ट टू वेल्थ, कचरे से कंचन, कचरे से कंचन, या वेस्ट टू एनर्जी, है ना? तो कचरे से एनर्जी की तरफ जाना है, इसी को ही हम, मतलब जो वेस्ट चीज़ है उसको हम क्या करते हैं, दोबारा यूज़ कर लें, कुछ चेंजेस करके, कुछ प्रोसेस करके, तो वही की सर्कुलर इकोनॉमी कही जाती है, राइट? गॉट इट? अब इसमें मुख्य चुनौतियों की बात करेंगे, तो मुख्य चुनौती सबसे पहली बात, जो प्लांट्स होते हैं ना, इसके जो पायरो प्रोसेसिंग के ज़रिए के जो प्लांट्स होते हैं बड़े-बड़े, तो उसके लिए सबसे पहले कैपिटल बहुत चाहिए। तो मतलब जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, वही लगा पाएँगे, ठीक है? मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इसकी लागत बहुत आती, ठीक है? इसको स्थापित करने में या संचालित करने में। तो सबसे एक पहली चुनौती ये हो गई। देन ऊर्जा की खपत, अब यहाँ पे टेम्परेचर इतना बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एनर्जी भी तो चाहिए नीचे से, है ना? तो उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा खर्च होगी।
तो जितनी बनेगी नहीं उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगी, जितना मतलब हमें प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो इस तरीके से एक चिंताएँ देखी जा रही हैं इसकी। लेकिन हाँ, प्रोसेस बहुत अच्छी है ये, ठीक है? फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है, यूज़ भी करते हैं हम, है ना? वर्तमान में यूज़ भी हो रही हैं ये चीज़ें, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं हो रही, ठीक है? जितने बड़े लेवल पे हम जो कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक प्लास्टिक वगैरह जो भी हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस लेवल पे नहीं हो रही वो चीज़। फिर कचड़े का पृथक्करण, अब जो हमारा घर घर के अंदर है सब कुछ मिक्स कर देते हैं। सरकार ये कह रही है कि गीला कचरा, सूखा कचरा अलग रखो, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, केवल सब कुछ एक ही पॉलीथीन में बाँध देते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लास्टिक सब भर देते हैं। काँच, लोहा जो भी कुछ मिल रहा गन वेस्ट, वो सब भर के एक थैली में डाल देते हैं, जिससे हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। लेकिन वो ब आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती, क्योंकि पृथक करने में, यानी कि जो सेपरेट करने में ही प्रॉब्लम हो रही, ठीक है? तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है, कचरे में से काँच, लोहे जैसी चीज़ों को अलग करना ज़रूरी है, क्योंकि भारत के घरों से निकलने वाला कचरा अक्सर मिला-जुला रहता, जैसा बताया। तो ये जटिल प्रक्रिया है, इसमें ही इन्वेस्टमेंट, इसमें ही ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, टाइम इसी में वेस्ट हो जाएगा, तो हम कब पायरो प्रोसेस पे पहुँचेंगे? तो उसी के बारे में ये पायरो प्रोसेस की पूरी लेखा-जोखा है। देन सब कुछ यहाँ पे बता दिया प्रोसेसिंग के बारे में। देन पायरो प्रोसेसिंग क्या होती है? सिंपली हाई टेम्परेचर पे जो भी वेस्ट होता है, कोई भी चीज़ को हम बहुत हाई टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे, ये ध्यान रखें यहाँ पे ऑक्सीजन की उतनी प्रेज़ेंस नहीं होती, ठीक है? पायरो प्रोसेसिंग में, तो वहाँ पे जहरीली गैसें नष्ट हो जाती हैं या निकलती नहीं हैं, ठीक है? तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं, जो वे वो भी बनता है, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू वेल्थ की तरह, वेल्थ के कॉन्सेप्ट पे काम काम करता है। साथ में एनवायरनमेंट के लिए भी काफ़ी फ्रेंडली है। तो ये पूरा लेखा ताना-वाना और लेखा-जोखा हो गया किसका? पायरो प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम इसमें, वो काज़ीरंगा नेशनल पार्क है। अब काज़ीरंगा नेशनल पार्क क्यों न्यूज़ में है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक सर्वे हुआ। क्या हुआ? एक सर्वे हुआ जिसमें क्या रैप्टर और स्टोक कुल मिला के ये समझो पक्षियों का सर्वे हुआ। जो बर्ड्स होते हैं ना, उनका सर्वे हुआ, रैपिड सर्वे। रैप्टर वो पक्षी होते, रैप्टर वो होते जो दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट करते हैं ना। हम ये कह सकते हैं जो शिकारी पक्षी होते ना, जो हंटर बर्ड्स होते वो। और स्टोक वो होते जैसे सारस देखा होगा, लंबी लंबी टांगे, लंबी चोंच, तो उनको स्टोक्स कहते हैं। तो इनका सर्वे हुआ काजीरंगा के अंदर, तो इनकी डेटा के बारे में बताया हुआ है, तो इसलिए काजीरंगा नेशनल पार्क न्यूज़ में आ गया, ठीक है? वहाँ से कुछ आंकड़े मिले, राइट? तो आगे देखेंगे, जैसे रैप्टर के बारे में बता दिया यहाँ पे। इनको शिकारी पक्षी कहते हैं। इनकी 30 प्रजातियों की पहचान की गई। साथ में संख्या की बात करेंगे तो कुल 217 संख्या देखी गई, जिसमें बजर्ड, चील, बाज, उल्लू और गिद्ध शिकारी पक्षी हैं ये, ठीक है? तो इनकी संख्या को गिना गया, 30 प्रजाति मिली वहाँ से। हमें क्या पढ़ना है यहाँ से? रैप्टर के बारे में पता होना चाहिए कि रैप्टर होते क्या हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? नेक्स्ट इसके आगे वो स्टोक के बारे में है। स्टोक की 6 प्रजाति, स्टोक हम कह सकते हैं जो लंबी नोक वाले और लंबे पैरों वाले होते हैं ना, सारस कह सकते हैं अपन, ठीक है? तो क्रेन वाला कुछ को होता है ना, क्रेन, तो वैसा कुछ। तो इसकी 266 संख्या गिनी गई 6 प्रजातियों की, ठीक है? इनकी 6 प्रजाति देखी गई। तो रैप्टर स्टोक क्या होते हैं बता दिए, ऐसे पक्षी होते जो भोजन के लिए अन्य जानवरों पर निर्भर होते हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, है ना? स्कैवेंजर्स होते हैं इसमें, ठीक है? जैसे मरे हुए जानवरों को भी खाते हैं, गिद्ध का एग्ज़ाम्पल सबसे बेहतरीन है यहाँ पर। देन चील हो गया, देन फाल्कन्स हो गए, बाज, उल्लू हो गए, गिद्ध हो गए, ये सब क्या होते हैं? रैप्टर्स होते हैं, राइट? इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? फूड चेन में शीर्ष शिकारी होते हैं, जो एपेक्स प्रेडेटर मतलब कि टॉप पे बैठे हुए होते हैं। मतलब जो नीचे के जानवर हैं, उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए काम में आते हैं, तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इनका बढ़ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो सारस प्रजाति हैं, स्टॉक्स, वो उनके बारे में। ये लंबी टाँगों वाले और लंबी चोंच वाले बड़े पक्षी होते हैं, जो अधिकतर कहाँ मिलते हैं? जो वेटलैंड्स होते हैं ना, आर्द्रभूमियाँ। जो पानी से भरी होती, 6 लगभग 1 साल में लगभग 6 महीने या पूरे साल भर पानी से भरी होती, तो वहाँ पे मिलते। क्योंकि वहाँ पे बायोडायवर्सिटी ज़्यादा होती, तो इनके खाने की चीज़ें ज़्यादा मिलती। और कहीं न कहीं ये वो पक्षी होते जो क्या खूब लंबी-लंबी दूरियाँ ट्रैवल करते। ये खाने में क्या खाते? मछलियाँ, मेंढक, ठीक है? छोटे से मोटे कीड़े हो गए, तो उनको खाने का काम करते हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो ये पूरा स्टोक्स के बारे में हो गया, देन रैप्टर्स के बारे में, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। तो वही सब चीज़ें हैं, ये इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं, मतलब किसी में जहाँ पे रैप्टर और स्ट्रोक्स हैं, तो हम कह सकते हैं वहाँ का जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना हुआ है, बेहतरीन है, पॉजिटिव वे में है ना? एक इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं, है ना? ठीक है? फिर उसके बाद काज़ीरंगा में जिस तरीके से यहाँ पे बात करी गई कि भारी उपस्थिति दर्ज की,
है ना? वहाँ वेटलैंड में और घास के मैदानों में इनकी पूरी तरीके से स्वस्थ है। तो बस यही बताएगा कि इतनी सारी मतलब जनसंख्या है इनकी, तो वो जो इकोलॉजिकल एरिया है, जो वेटलैंड है या ग्रासलैंड है, नेशनल पार्क हैं, तो वो अपनी क्या इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए हुए है। ठीक है? अभी पॉजिटिव ग्रोथ करता हुआ जा रहा है वो। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक? तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें खाद्य श्रृंखला का संतुलन। जैसे बताया कि अपने से छोटे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करने का काम रैप्टर्स करते। ठीक है? गिद्ध जो होते वो क्या करते? वो सफाई करने का काम करते, जो मृत जीव होते उनको खाने का काम करते। ठीक है? जो गिद्ध होते, और जब खाने का काम करेंगे, सफाई का काम करेंगे, तो कई सारी बीमारियाँ क्या होती? कई सारी बीमारियाँ यहाँ फैलने से बच जाती, क्योंकि अगर कोई जानवर सड़ रहा, तो वहाँ से कई सारे एलिमेंट्स निकलेंगे, कई सारी गैसेस निकलेंगी। तो वो एनवायरनमेंट अपने आसपास के एरिया को बेकार कर देती, देन वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता वो टॉक्सिक हो जाता। ठीक है? कई सारी बीमारियाँ बना सकता वो। तो वही बताया यहाँ पर कि खाद्य श्रृंखला को भी संतुलित करने का काम ये रैप्टर्स करते हैं। ठीक है? जलवायु परिवर्तन, बस ये जो माइग्रेशन के बारे में बताया कि बहुत लंबी लंबी ट्रैवल करते, और इनकी आबादी के आंकड़े जो बता रहे क्लाइमेट चेंज के कारण इन पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट बढ़ रहा। ठीक है? क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है, हर चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा हो, चाहे वो टेम्परेचर हो, कोई भी चीज़ हो, क्लाइमेट चेंज चेंज प्रॉब्लम दे रहा। तो पक्षियों पे भी वो इफ़ेक्ट डाल रहा, राइट? उनकी आबादी पे, देन उनके रहन-सहन, और उनका जो भी प्रजनन करने का तरीका है, वो सब पे उनके खान-पान, जीवन शैली पे प्रभाव डाल रहा वो चीज़। ऑब्वियस बात है, फिर बाद में उनकी संख्या पे भी प्रभाव डालेगा। तो वही बताया यहाँ पे, जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए हमें इन पक्षियों की जो आबादी है, उनके आंकड़े और उनका अध्ययन करना ज़रूरी है कि इनको किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है वो चीज़। क्लाइमेट चेंज किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रहा है, तो साथ-साथ में यहाँ पे एक जो रिलेशन बनेगा, वहाँ से हमें क्लाइमेट चेंज की भी जानकारी होगी। ठीक है? तो यहाँ पे वही बताया हुआ है कि पक्षियों के प्रवास और उनकी आबादी के आंकड़े वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन और स्थानीय पर्यावरण पर इसके प्रभाव को समझने में मदद करते हैं। क्या प्रभाव पड़ रहा वगैरह, वगैरह। अब यहाँ पे काज़ीरंगा नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। ये जो नेशनल पार्क है, असम में पड़ता है। कहाँ पे? असम में। असम में जो है वो 1-2 नेशनल पार्क नहीं, वहाँ पे 6 या 7 नेशनल पार्क हैं। ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र की घाटी है, बाढ़ के मैदान है, फ्लड प्लेन्स, तो वहाँ पे स्थित है असम में। ठीक है? जैव विविधता की बात करेंगे तो वन हॉर्न राइनो की अधिकतर पॉपुलेशन, 2/3 पॉपुलेशन, कम से कम 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती? केवल और केवल इंडिया के अंदर है, लेकिन वो भी कहाँ पे? काज़ीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है? संरक्षण स्थिति के बारे में यहाँ पे क्या लिखा कि 1974 में इसको नेशनल पार्क घोषित करा गया था, 1974 में, और 2006 में जो टाइगर एनटीसीए एनटीसीए इसने क्या करा था, इसको एक तरीके के टाइगर रिज़र्व घोषित करा था, क्योंकि यहाँ पे जो बाघ होते हैं ना, टाइगर, उनका घनत्व ज़्यादा है। ठीक है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं ना, उनका जो इम्पोर्टेंट वर्ड एरिया है, उसके द्वारा भी ये डेज़िग्नेटेड है। ठीक है? तो यही सब इसके जो फैक्ट हैं, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट? ये पूरा काज़ीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पूरी डिटेल हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, उसका टॉपिक है अपना फेडरलिज़्म। फेडरलिज़्म जो द हिंदू की न्यूज़ थी, अभी जो द हिंदू का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, द हिंदू हडल, तो वहाँ पे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, तो उन्होंने वहाँ इस केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बातचीत करी, है ना? उन्होंने जैसे ही बातचीत करी हो, तो दिया है उसमें जो एडिटोरियल है, एडिटोरियल कह रहा मैं, कि जो जो भी न्यूज़ है उसमें बताया उन्होंने पूरा, लेकिन हमें यहाँ से जो मेन कॉन्सेप्ट समझना, वो समझना फेडरलिज़्म। ठीक है? तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उनने केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो भी बातचीत करी उस मंच पे, तो ये न्यूज़ में आ गया फेडरलिज़्म। ठीक है? अब स्टैटिक वाले पार्ट में यहाँ पे क्या, एक तो जो फेडरलिज़्म वाला कॉन्सेप्ट वो अपने आप में न्यूज़ में है। एक राजकोषीय संघवाद जो फिस्कल पैसे वाला रिलेटेड, कि किस तरीके से केंद्र और राज्य में पैसे का बँटवारा होगा। ठीक है? और एक परिसीमन वाला कॉन्सेप्ट बहुत न्यूज़ में है। जो वहाँ पे जितनी भी अधिकतर बात हुई अ, मुख्यमंत्री द्वारा तेलंगाना के, तो वो परिसीमन के टॉपिक के आसपास घूमती। तो हम परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन को जानेंगे कि क्या होता, किस तरीके से सीटों का आवंटन होता जनसंख्या के बेस पे, और क्या क्या उसके फैक्चुअल कॉन्सेप्ट रहे। ठीक है? फैक्चुअल उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, उसके बारे में भी जानेंगे। पृष्ठभूमि की बात करते तो दक्षिण भारत में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है,
इन्होंने चिंता व्यक्त करी कि यार जनसंख्या जब नियंत्रित हो रही थी तो इन्होंने सबसे अच्छे से जनसंख्या नियंत्रित करी। और जो नॉर्दर्न स्टेट हैं मोस्टली उत्तर प्रदेश और बिहार, तो इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काम नहीं करा ज़्यादा, और यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी। अब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि जो सीटों का आवंटन होता, विधानसभा और जो लोकसभा की सीट हैं उनका जो आवंटन होता वो मोस्टली जनसंख्या के बेस पे होता। और भी कई सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, तो जनसंख्या के बेस पे यहाँ पे सीटों का आवंटन होता। तो अधिकतर सीटें वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रही, और इनके हाथ से जो इन्होंने अच्छा काम करा कि जनसंख्या को नियंत्रित करा, तो इनके हाथ से वो जितनी सीटें हैं वो कम हो जाएंगी। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है इंडिया के अंदर दक्षिणी राज्य का, सदर्न स्टेट्स का, वो कम हो जाएगा। तो उसी के ऊपर पूरी बहस थी। तो फेडरलिज्म एक कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ में आ गया, साथ में डिलिमिटेशन वाला भी। तो यहाँ पे दिया हुआ है जनसंख्या नियंत्रण और आर्थिक विकास। आर्थिक विकास मतलब क्योंकि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के इन्होंने आर्थिक विकास ज़्यादा अच्छे से करा, है ना? राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन किया। लेकिन जो केंद्र सरकार की नीतियाँ बताई इन्होंने कि अच्छे प्रदर्शन का जो इनाम है इनको, मतलब उनका ऐसा आरोप है, वो सज़ा के रूप में मिल रहा। तो अभी इसको अपन देखेंगे किस तरीके से क्या हम डिस्कशन कर सकते हैं। अभी ना तो हम इनाम कह रहे हैं ना सज़ा कह रहे हैं, हमें एक न्यूट्रल वे में हमें इसको सोचना है कि इसके पक्ष में क्या चीज़ें हैं, विपक्ष में क्या चीज़ें हैं, और आगे की राह क्या है यूपीएससी के लिए। ठीक है ना, हम इस साइड है ना इस साइड है, हम न्यूट्रल हैं अभी, क्योंकि हम एस्पिरेंट हैं। पढ़ना है हमें, पेपर निकालना, ना कि हमें किसी पार्टी आर्टी को सपोर्ट करना। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो सदर्न स्टेट के लोग हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक कहलाएंगे फिर, है ना? आर्थिक असंतुलन की भावना पैदा हो जाएगी, तो वगैरह वगैरह वही सब चीज़ें हैं। राजनीतिक आर्थिक असंतुलन ना बने, इसके लिए उन्होंने बातचीत करी। अब जो जो भी यहाँ पे रिलेशन बने, जिस तरीके से आगे की प्रोसेस रहेगी, फिलहाल हमारा तो काम है अभी इस टॉपिक को समझना, क्योंकि ये न्यूज़ में था। ठीक है, अगला इसी के अंदर पॉइंट है राजनीतिक प्रतिनिधित्व और परिसीमन। इसी के बारे में देखो, जो मेन काम है यहाँ पे जो परिसीमन का, मैंने सीटों के बारे में बताया। अब इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया डिलिमिटेशन के बारे में, वो आर्टिकल 82 के अंदर दिया। आर्टिकल 42 के अंदर दिया कि जो जनसंख्या होती ना, जनसंख्या के बेस पे लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने की प्रक्रिया को ही परिसीमन कहते हैं। क्योंकि जो हर 10 साल में जनसंख्या बढ़ती है, हर 10 साल में, मतलब जनसंख्या जो अ, जनगणना होती, उसके बाद हर परिसीमन करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि परिसीमन होता क्या है, किस आर्टिकल में दिया, और ये बता दिया कि हर हर जनगणना के बाद परिसीमन होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी, उसके द्वारा किया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कह दिया, एक 42वां संशोधन आया था। उस 42वें संशोधन में 1971 की जनसंख्या के आधार पर सीटों को लॉक कर दिया। ठीक है, फिर एक 84वां संविधान संशोधन आया 2001 में, तो उसमें वापस लॉक कर दिया कि जनसंख्या के आधार पर जो लोकसभा की सीटें हैं ना, उसको 1971 के आधार पे ही रखा जाएगा। मतलब जितनी सीटों की संख्या है उतनी रखी जाएगी। ठीक है, अभी बताऊंगा कि उसके बॉर्डर तो चेंज हो सकते हैं उसके स्टेट के अंदर ही अंदर, राइट, लेकिन सीटों की संख्या कम नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। और इसको 2026 तक क्या फ्रीज कर दिया, और क्योंकि 2026 खत्म होने को है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट वापस उठ खड़ा हुआ। ठीक है, तो ये वहीं पे यहाँ है। अब इसका उद्देश्य क्या होता परिसीमन करने का, कि एक कॉन्सेप्ट होता कि हर व्यक्ति का एक वोट हो, एक व्यक्ति एक वोट। तो उसी उद्देश्य से कि हर राज्य का जो जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं, उन्हें लोकसभा की सीट में नुकसान का सामना न करना पड़े। तो उस कॉन्सेप्ट की मतलब इतना अच्छा काम करा उन्होंने, और उसको उनको सजा मिल जाए, तो उसको रोकने के लिए कई सारी चीज़ें कर दी यहाँ पे। तो उसी में यहाँ पे 84वां संशोधन लेके आ गए वो, और इसको 2026 तक फ्रीज कर दिया। लेकिन ये वाला मुद्दा वापस उठा, क्यों? क्योंकि 2026 खत्म होने वाली है, अब इसको ये चीज़ फिर से आग पकड़ेगी। ये जो डिलिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट है फिर से आग पकड़ ला, इसलिए ये ज़्यादातर न्यूज़ में रहा। ठीक है, जैसे अभी लोकसभा में एक बिल भी लेके आया था जो पास नहीं हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लग रहा था कि डिलिमिटेशन कॉन्सेप्ट को लेके है ना, महिला आरक्षण बिल को लेके नहीं, बल्कि डिलिमिटेशन है इसके पीछे। तो वो सब चीज़ें। ठीक है, फिर वर्तमान विवाद की बात कर दी यहाँ पे कि 2026 में समय सीमा अब समाप्त हो रही, जैसा बताया मैंने। तो दक्षिणी राज्य जो सदर्न स्टेट है ना, उनको डर है कि इनकी जनसंख्या कम हो रही, देन जब परिसीमन होगा तो लोकसभा की सीट यहाँ पे कम हो जाएगी, और जो नॉर्दर्न स्टेट हैं जैसे यूपी बिहार, तो वहाँ पे सीटें बढ़ जाएंगी। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कम हो जाएगा राष्ट्रीय राजनीति में, जो दक्षिणी राज्य हैं उनका, तो शक्ति कम हो जाएगी। तो इंसान जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर किस पे ध्यान देगी,
अपना वोट बैंक बनाने के लिए, मतलब जो भी पार्टी है अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो ध्यान देगी यूपी और बिहार पे, सदर्न स्टेट पे उतना ध्यान नहीं दी, तो वो एक डर है इनके बीच में। अब वो किस तरीके से सुधार होगा, तो इसके लिए कमेटी बनेगी, राइट। आगे देखेंगे इसमें राजकोषीय संघवाद और वित्त आयोग। तो एक वित्त आयोग होता है जो आर्टिकल 280 में है। आर्टिकल 280 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 280 कहता है, वो वित्त आयोग के बारे में बात करता है कि हर 5 साल में राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट जो महामहिम है हमारे, वो हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करेंगे, राइट। हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो ये काम करेगा कि सेंट्रल और स्टेट में किस तरीके से पैसे का बंटवारा, टैक्स का बंटवारा होगा, वो किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इसी को फिस्कल फेडरलिज्म का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फिस्कल फेडरलिज्म, राइट। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, ये सब वही है जो बता दिया है। एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे, एक वर्टिकल लेवल पे। वर्टिकल लेवल का मतलब ये होता है कि सेंट्रल से स्टेट में किस तरीके का बटेगा, है ना। अभी 41% का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का 1% हटा दिया, और स्टेट स्टेट में जो 41% स्टेट के पास बांट दिया, तो अब स्टेट स्टेट में कैसे बढ़ेगा, कि उत्तर प्रदेश को कितना मिलेगा, कि तमिलनाडु को कितना मिलेगा, कि राजस्थान को कितना मिलेगा, तो जितने भी स्टेट है उनको कितना मिलेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बढ़ेगा। तो वो यहाँ पे बताया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डेवोल्यूशन के बारे में वित्त आयोग बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी पॉलिसी बनाएगा, कोई तरीका, कोई ना कोई तरीका तो वो निकाल लेगा, राइट। फिर दक्षिण की शिकायत के बारे में, जैसे 15वां वित्त आयोग है, उसके फॉलोइंग में जो जनसंख्या, अभी 16वां वित्त आयोग चल रहा, अभी 16th चल रहा, जो अरविंद पनगड़िया का है। लेकिन 15वें वित्त आयोग का जो कॉन्सेप्ट था, है ना, वो जनसंख्या पे ज़्यादा डिपेंडेंट था, जो 2011 की जनसंख्या है, और आय के अंतर को भारी वेटेज दिया था उसने। अब जब देखोगे यहाँ पे कि जिस तरीके से पैसा बंटवारा किया जाता है, तो आय का वितरण, ठीक है, किस तरीके से टैक्स की पॉलिसी बनाई उस स्टेट के अंदर, और किस तरीके से टैक्स कलेक्ट करा, इन्वायरमेंट कैसा है, जनसंख्या कैसी है, तो ये सारे पॉइंट लिखे जाते हैं। और इसमें जनसंख्या और इनकम डिस्टेंस को ज़्यादा वेटेज दिया जाता, जबकि जो इन्वायरमेंट को बचा रहा, जनसंख्या नियंत्रण कर रहा, तो उसका वेटेज कम है। तो यही दक्षिण की शिकायत है, जो साउथ की स्टेट है उनकी यही शिकायत है। आई होप आपने ये पढ़ा होगा कि वित्त आयोग किस तरीके से टैक्स का बंटवारा करता, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मतलब जो राज्य गरीब हैं उनकी जनसंख्या अधिक है, ऑब्वियस बात है, जो उत्तर के राज्य हैं, और यहाँ तो इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो दक्षिण के राज्य जो जनसंख्या को नियंत्रित कर रहे हैं, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूल रहे, टैक्स दे रहे सेंट्रल को, तो उनको कम पैसा मिलेगा वापसी में। तो यही बताया जा रहा। अब यहाँ पे तेलंगाना का ना आर्थिक मॉडल की बात करी गई। यहाँ पे जब एडिटोरियल पढ़ोगे, जो न्यूज़ लिखी है वो पढ़ोगे, तो वहाँ के जो सीएम हैं उन्होंने ये कहा कि मेरा कंपैरिजन, मतलब तेलंगाना का कंपैरिजन आसपास के स्टेट से नहीं है, बल्कि चाइना से कंपेयर करना चाह रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल आईटी का हब बनाना चाह रहे हैं वो तेलंगाना को। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कि जो तेलंगाना है, हैदराबाद है, वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का हब बने, राइट। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हब बनेगा, वहाँ से जो पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, उससे जो पैसा आएगा उसको कल्याणकारी योजना में लगाने का इनका योजना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि पूंजीवाद और समाजवाद के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करी गई, ऐसा उन्होंने बताया, कि ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को वो अट्रैक्ट करेंगे, आईटी हब बनाएंगे अपने जो स्टेट है, बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे, और कई सारी जो वेल्थ होती ना, मतलब पैसे को क्रिएट करेंगे, धन का सृजन करेंगे, और उसको एक तरीके से वेलफेयर योजनाओं में लगाएँगे। तो दूसरी तरफ कमाए गए धन को कल्याणकारी योजना में लगा के, तो इस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है एडिटोरियल में भी, और मैंने भी आपको ये चीज़ बता दी। निष्कर्ष आगे की राह में यही सब चीज़ें हैं कि इसके बारे में बताया हुआ। जब पॉलिटी की बुक पढ़ोगे ना, चाहे लक्ष्मीकांत पढ़ो या जो भी कुछ पढ़ो, तो 3 या चौथे चैप्टर में बताया हुआ है भारत के बारे में, ठीक है। तो ये जो भारत है, मतलब अपना इंडिया, वो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब हमारा जो है यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। जबकि जो राज्य हैं उनका नाम चेंज किया जा सकता, बॉर्डर चेंज किया जा सकता, ठीक है, उनको नष्ट किया जा सकता, उनको दो को मिलाया जा सकता, एक राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाए जा सकते, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, गॉट इट। और हम यहाँ पे जो फॉलो करते हैं देश की एकता अखंडता के लिए, वो सहकारी संघवाद को फॉलो करते हैं। सहकारी संघवाद का मतलब ये होता कि कंधे से कंधा मिला के चलना। अब यहाँ इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है कि सेंट्रल बड़ा नहीं है, जो सेंटर है वो बड़ा नहीं है, बल्कि सेंटर और स्टेट एक दूसरे के बराबर हैं। जितने स्टेट हैं वो कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तभी देश की तरक्की हो पाएगी, राइट। तो यहाँ पे ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताया हुआ है कि कंधे से कंधा मिला के
किसके बराबर, सेंट्रल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलोगे, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का नाम दे देते हैं, राइट। समाधान के बारे में देखेंगे तो परिसीमन के मुद्दे पे केवल जनसंख्या का आधार का फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला विकसित करना चाहिए जिसमें जनसंख्या की सफलता, जो डेमोग्राफिक सफलता करी, जो भी इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने का काम करा या जो भी अच्छा काम करा, उसके उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको दंडित ना किया जाए। तो इस तरीके से फॉर्मूले में हमें चेंज करना पड़ेगा। जो जनसंख्या को हमने ज़्यादा वेटेज दिया, तो उसके परसेंटेज में हमें चेंज करना पड़ेगा। तो आगे चल के ये चीज़ बात उठेगी, आज नहीं कल, कल नहीं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी ना कभी तो उठनी है ये चीज़। अब ध्यान रखो, ये चीज़ न्यूज़ में रहनी है, ठीक है, गॉट इट। फिर यहाँ पे संस्थागत संवाद। अब जो भी मुद्दे होते हैं सेंट्रल स्टेट के बीच में, जो भी अनबन होती थोड़ी बहुत, तो वो सेंट्रल स्टेट के बीच में जो भी अनबन होती है, उनको इंटर स्टेट काउंसिल के द्वारा सुलझा लिया जाए। ये कहाँ पे दिया हुआ है? ये दिया आर्टिकल 263 में। आर्टिकल 262 में नदी के लिए दिया, पानी वाले जो बनते, ठीक है, ठीक है, जो इंटर रिवर डिस्प्यूट होते हैं ना, इंटर स्टेट के जो नदियों के डिस्प्यूट होते हैं, वो आर्टिकल 262 में है। देन आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है, राइट। तो नीति आयोग हो गया। देन कई सारी गवर्निंग बॉडी है जहाँ पे जैसे इंटर स्टेट काउंसिल हो गए, तो यहाँ पे बैठ के, एक टेबल पे बैठ के बातचीत के द्वारा चीज़ें सुलझाई जा सकती, ठीक है। तो सक्रियता के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से एक दूसरे का सहयोग लेके साथ साथ बढ़ सकते हैं आगे, स्टेट और सेंटर एक दूसरे का, ठीक है, गॉट इट। फिर इसी इसी टॉपिक के अंतर्गत बात करी गई यहाँ पे परिसीमन की। तो परिसीमन को भी समझ लिया हमने, उसके बारे में मोटा मोटा जान लिया। तो देखोगे यहाँ पे सीमाएं तय करना, परिसीमन का सिंपल मतलब होता है सीमाएं तय करना। और इसको कहाँ दिया? इसको दिया आर्टिकल 82 में। मतलब एक डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में कहाँ पे दिया? आर्टिकल 82 के अंदर दिया हुआ है कि हर जनगणना के बाद डिलिमिटेशन होना है और जो भी सीट में चेंजेस होंगे वो होना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, किसी देश के राज्य की जनसंख्या में हुए बदलाव का सही प्रतिनिधित्व मिले, कि मतलब एक इंसान का एक वोट हो, उसकी वैल्यू एक हो, तो वैसा कुछ। तो लोकसभा और विधानसभा जो होती है ना राज्य की, तो उनके क्षेत्र, जब उनके चुनाव होते तो उनके क्षेत्रों के लिए आपको मालूम है एमएलए एमपी की सीट बांटी जाती, कि इस विधानसभा क्षेत्र से ये एमएलए बनेंगे, मतलब ये लड़ रहा है, इस लोकसभा क्षेत्र से ये हैं, तो वो उसी को कहते हैं सीट। उसी को एक क्षेत्र कहते हैं, उसका लोकसभा क्षेत्र या राज्य विधानसभा क्षेत्र, और सीट, सीट भी सिंपल लैंग्वेज में कह देते हैं। तो उसी सीट की एरिया को डिफाइन करना, उसी कहाँ कहाँ तक उसका एरिया रहेगा, तो उसी को ही परिसीमन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उसी को ही परिसीमन कहा जाता, राइट। ये क्यों किया जाता? तो इसको बता दिया मैंने कि वन वैल्यू वन वोट के लिए, वन वैल्यू वन वोट के लिए। वन वैल्यू वन वोट के सिद्धांत पे काम करता है ये, कि जितने भी जो मतदाता हैं, उनका जो वैल्यू है वो समान रहे, है ना, क्या रहे? समान रहे, राइट, इक्वल रहे। इसलिए यहाँ पे ये परिसीमन का कॉन्सेप्ट चलता है, और संविधान में दिया हुआ है आर्टिकल 82 के अंदर, इस बात को ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो उसको जब पढ़ोगे तो आर्टिकल 82 के बारे में बता दिया कि प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन एक्ट लेके, मतलब ये जो आयोग है वो एक एक्ट लागू होगा। देन उसके बाद यहाँ पे जो सीटों का जो कॉन्सेप्ट है उसको किया जाएगा, मतलब जो क्षेत्र होते हैं ना उनका एरिया डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, परिसीमन किया जाएगा। फिर यहाँ पे स्टेट के लिए कहाँ पे दिया, वो भी इसके अंदर संविधान के अंदर दिया, वो आर्टिकल 170 के अंतर्गत दिया कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्य की विधानसभा के क्षेत्रीय निर्वाचन, राज्य विधानसभाओं के क्षेत्रीय निर्वाचनों का विभाजित किया जाएगा। मतलब स्टेट के अंदर कहाँ दिया? 170 में, 170 में विधानसभा के लिए और 82 में सेंट्रल लेवल के लिए, लोकसभा की सीट के लिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अधिकतर कन्फ्यूजन होता है ना कि आर्टिकल 82 में दिया वो दोनों के लिए दिया, नहीं। आर्टिकल 170 में किसके लिए? विधानसभा के लिए दिया, और आर्टिकल 82 में लोकसभा के लिए दिया, सेंट्रल लेवल संसद के लिए, ठीक है, लोकसभा के लिए। परिसीमन आयोग की संरचना की बात करोगे तो यहाँ पे केंद्र सरकार बनाती है, ठीक है। इसके अंदर एक अध्यक्ष होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं, ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन आयोग का गठन किया जाता, ठीक है। अब इसमें कौन कौन होता है? अध्यक्ष होते, अध्यक्ष में सुप्रीम कोर्ट जो है, जो उसके रिटायर्ड जज होंगे। देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, या उनके द्वारा जो आयुक्त होते हैं। तो आपको मालूम है कि चुनाव आयोग में 1+2 का कॉन्सेप्ट चलता है ना।
तो वहीं से मान लो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आ सकता है, या वो कह देगा जाओ तुम चले जाओ कमिश्नर हमसे नीचे, तो वहाँ पे सदस्य बन जाना, तो वो ऐसा भी कह सकता। कोई दूसरे चुनाव आयुक्त को भी नामित कर सकता। तीसरा होता है एक स्टेट का इलेक्शन कमिश्नर होता है ना। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी शामिल किया जाता है इसमें, क्योंकि उस किसी स्टेट यानी कि विधानसभा के बारे में बात करें तो उसको स्टेट के बारे में ज़्यादा मालूम, ठीक है, उसको ज़्यादा जानकारी है स्टेट के बारे में। इसलिए फिर कार्य शक्तियों की बात कर दी जाए यहाँ पे, तो एक स्वतंत्र निकाय है ये। इसके जो फैसले होते हैं उसमें चेंज नहीं किए जा सकते, ना ही तो सुप्रीम कोर्ट चेंज कर सकता, ना ही जो लोकसभा राज्यसभा वो चेंज कर सकती। राइट। तो परिसीमन आयोग एक शक्तिशाली और स्वतंत्र निकाय है ये। ठीक है, क्यों निकाय है, स्वतंत्र निकाय क्यों है, इसको भी देख लेते हैं। कि जो सीमाओं का निर्धारण करने वाला है ना, पुनर्निर्धारण करने वाला, कि किस एरिया में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे उनकी सीमाएं बताता ये, आकार तय करता है ना। और SC ST OBC, SC ST और जो भी वुमेन होती है उनके सीट का रिजर्वेशन करता, कि जहाँ पे मान लो इनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो वहाँ पे रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की जाती। राइट। फिर सर्वोच्च शक्ति के बारे में बता दिया कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी अदालत में। जो भी इसने बना दिया कानून, जो भी इसने परिसीमन कर दिया, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर मान लो यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया अनिश्चित काल के लिए रुक जाएगी अगर प्रॉब्लम आई कुछ, ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद जब आयोग लोकसभा राज्यसभा के सामने रखता है, राज्य विधानसभा के सामने रखता है, तो उसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, केवल और केवल बात कर सकते। जो भी सांसदगण या जो विधायक लोग हैं वो केवल बात कर सकते हैं, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक। और अभी तक की बात करिए, UPSC 2024 का क्वेश्चन है ये, UPSC प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, कितने बार परिसीमन हुआ, तो यही आंसर था इसका, 4 बार। ठीक है, तो कब कब हुआ, एक तो 1952 में, 62 में, 73 में, देन उसके बाद 2002 में। ठीक है, बस ध्यान रहे कि यहाँ पे 1981 1991 गणना गणना के बाद कोई भी परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया गया था। तो 4 बार ही हुआ अभी, और 5वीं बार अभी होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, गॉट इट। मतलब ये सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे कोई अभी लोकसभा की सीट के लिए, तो वो यहाँ पे बता दिया। देन विवाद क्या है इसके बीच में, क्या किस तरीके से संविधान संशोधन हुए देखेंगे, जैसे 42वां संविधान संशोधन, फिर 84 नंबर का हुआ, देन उसके बाद एक 87 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। तो उसकी पूरी कहानी देखते हैं। ये 1970 की बात है, और परिवार नियोजन यानी कि जो फैमिली प्लानिंग है उसके लिए काम होना शुरू हो गया, कि जनसंख्या नियंत्रित करनी है वगैरह वगैरह, बहुत काम करना है। तो दक्षिण के जो राज्य हैं, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, है ना, कर्नाटका, उन सब ने अच्छा काम करा, जनसंख्या नियंत्रित करी, देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा अच्छा, एजुकेशन में भी काफ़ी ऊपर गए। उत्तर के राज्य जो हैं वो जनसंख्या को नियंत्रित करने में नाकाम कह सकते हैं हम, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ी। राइट। अब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ेगी तो लोकसभा की जो सीटें हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगी, वो नॉर्थ की तरफ जाएंगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो सीट होती है वो जनसंख्या के बेस पे ही डिसाइड होती है ना। तो यहाँ पे ये भारत जो दक्षिणी राज्य हैं उनको प्रॉब्लम होने लगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है, कि इतना अच्छा काम कर रहा है, इसकी सज़ा मिल रही है हम लोग को। तो उसी को रोकने के लिए 42वां संविधान संशोधन लेके आई, जो इंदिरा गांधी जी का टाइम था ना, उस टाइम पे इन्होंने जो 1971 में जनगणना हुई थी, उसी जनगणना के आधार पर 2000 तक, सन 2000 तक सीटों को फ्रीज कर दिया, कि आप बॉर्डर तो चेंज कर सकते एक स्टेट के अंदर, लेकिन वो सीट के नंबर चेंज नहीं होंगे। ठीक है, 2000 तक फ्रीज कर दिया लोकसभा विधानसभा की सीटों को, कि मान लो यहाँ पे 10 सीट थी, तो आप बॉर्डर तो चेंज कर सकते इस तरीके से, लेकिन जैसे 1 2 3 4 5, इस स्टेट में 5 सीट हैं, तो 5 सीट रहेंगी इसकी। ठीक है, लेकिन इसके बॉर्डर चेंज कर सकते हैं आप, जैसे मान लो इसका बॉर्डर ऐसे कर दिया, इसका बॉर्डर ऐसे कर दिया, इसका बॉर्डर ऐसे ऐसे, तो उसी स्टेट के अंदर बॉर्डर तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन सीटों की संख्या, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे विधानसभा के हो, उन सीटों की संख्या फ्रीज हो गई, उसको चेंज नहीं कर सकते अपन। तो 2000 तक यहाँ पे फ्रीज कर दी। फिर एक और 84वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ, तो इन्होंने वापस अगले 25 सालों के लिए फीस फ्रीज कर दी, जो नंबर ऑफ सीट्स है ना, उन्होंने वापस फ्रीज कर दी, कि अभी भी 1971 की जनगणना के टाइम पे जो सीट थी वही रहेंगी, बस आप अंदर ही अंदर बॉर्डर को चेंज कर सकते, है ना, अंदर एक स्टेट के अंदर उसको चेंज कर सकते। तो 2026 तक, मतलब 25 साल आगे बढ़ाएंगे इसको, 2000 से 2026 तक बढ़ा दिया गया। अब 2026 जो है वो ख़त्म होने को है, तो ये चीज़ मुद्दा वापस उठा, है ना, वापस ज्वलंत बन गया।
तो जो लोकसभा की सीट है वो 545 थी, है ना। एक्चुअल में जो मैक्सिमम है 552 है, लेकिन जो एट प्रेजेंट 543 है। ठीक है, पहले 545 थी। दो एंग्लो इंडियंस के लिए नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट साहब, तो उनको हटा दिया गया एंग्लो इंडियंस का नॉमिनेशन, तो 545 सीट ही रह गई। ठीक है, तो वो अभी भी फिक्स हैं 1971 की जनसंख्या के आधार पे। 1971 की जो जनगणना हुई थी उसी के आधार पे फिक्स है। लेकिन हर स्टेट के अंदर अंदर अपना परिसीमन जब होगा तो वहाँ पे बॉर्डर चेंज कर सकते हो, कम नहीं होंगी सीट अभी। तो अब एक 87वां संविधान संशोधन आया, तो ये इसी के लिए, बॉर्डर चेंज करने के लिए, कि इसमें सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ेंगी, वो 1971 के आधार पर ही रहेंगी, लेकिन जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उसका पुनर्निर्धारित किया जा सकता है ना, रीड्रॉ, बॉर्डर चेंज किया जा सकते हैं। वो कैसे होंगे? वो 2001 की जनगणना के आधार पे होंगे, क्योंकि जनसंख्या तो ऑब्वियस बात है बढ़ी है, लेकिन जो सीट होगी वो 1971 की जनसंख्या के आधार पे ही होगी। ठीक है, तो ये बता दें यहाँ पे। तो 2002 में वापस ये चौथा परिसीमन आयोग बना, तो उसने यही काम करा कि केवल उसने क्या करा, रीड्राइंग करी। राइट, उसने केवल बॉर्डर्स को चेंज करा, सीट चेंज नहीं हुई 2001 की जनगणना के आधार पे। ठीक है, फिर आगे देखेंगे तो ये कुछ संविधान संशोधन के बारे में है जो डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड हैं। अब इसके अंदर चुनौती क्या है, वही 2026 खत्म होने वाला है, जो फीस का कॉन्सेप्ट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो दक्षिण के राज्यों को प्रॉब्लम है, तो इसके लिए नया कोटा लेके आओ। ठीक है, बिहार उत्तर प्रदेश की, अगर ऐसे ही रहा तो बिहार उत्तर प्रदेश की सीटें बढ़ आएंगी, और हमारा जो वो है रिप्रेजेंटेशन है राष्ट्रीय राजनीति में, वो कम हो जाएगा, है ना, दक्षिण का प्रभाव कम हो जाएगा। तो नया फॉर्मूला लेके आओ, नए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट लेके आओ, ये बताया उन्होंने। ठीक है, किस तरीके से समाधान होगा वो आगे की बात है, अभी तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझना कि परिसीमन आयोग है क्या, इससे क्या क्या फैक्ट हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट है इसका। राइट, फिर एक आता सहकारी संघवाद, इसके बारे में भी बात कर ली हमने, कि परिसीमन को सही तरीके से नहीं संभाला गया तो उत्तर बनाम दक्षिण का कॉन्सेप्ट बन जाएगा। ऑब्वियस बात है यार, अभी भी हम क्या लैंग्वेज के बेस पे लड़ रहे हैं, है ना। तमिलनाडु वाले कह रहे हैं कि जो हमें हिंदी नहीं चलने देंगे, मतलब लैंग्वेज हो गया, देन खान पान, बहुत सी चीज़ें हैं जो नॉर्थ साउथ डिवाइड है अभी भी, तो उस चीज़ को कम करा जाए, है ना। तो वहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म काम में आएगा। और जो यहाँ पे जनसंख्या का कॉन्सेप्ट बनेगा जनगणना के बाद परिसीमन का, तो वहाँ पे किस तरीके से चेंजेस होंगे, तो उसका फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो भी देखना ज़रूरी है ना। एक बैलेंस बनाना ज़रूरी है, ऑब्वियस बात है, बैलेंस तो बनेगा ही। तो नॉर्थ साउथ का डिवाइड और विवाद ना बन जाए ये, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। उसका बहुत बेहतरीन सा रास्ता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, निष्कर्ष इसको पढ़ते रहना, वही कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया, परिसीमन वगैरह वगैरह। ठीक है, जो जनसंख्या की सफलता है उसको भी अच्छा खासा वेटेज मिले, कि जनसंख्या के बेस पे आपने अच्छा काम करा तो आपको रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, वगैरह वगैरह। अब ये तो वही डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, डिलिमिटेशन कमीशन ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से हमें कैसा फॉर्मूला रखना। ठीक है, तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए ऐसा फॉर्मूला विकसित करना ज़रूरी है कि भाई उनको राजनीतिक नुकसान ना हो। ठीक है, गॉट इट। फिर आगे देखेंगे संघवाद के बारे में, तो पूरा का पूरा टॉपिक ही इसके इसी के इर्द गिर्द था। तो कोर टॉपिक तो यही है, पूरा का पूरा चैप्टर है, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। तो फेडरलिज्म क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर का जो बंटवारा। ठीक है, सेंट्रल स्टेट हैं, यूनियन स्टेट, उसके बीच में पावरों का बंटवारा ही संघवाद कहलाता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ना अमेरिका। संघवाद का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है यूएसए। राइट, यूएसए सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल। तो संघवाद समझ में आ गया अपन को। दो स्तर पे सरकारें काम करती हैं, एक तो सेंट्रल यूनियन, और एक स्टेट लेवल पे। ठीक है, अब आर्टिकल जो हमारे संविधान का, जब आर्टिकल 1 पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे बस यहाँ पे फेडरल वर्ड का यूज़ नहीं करा। नो डाउट भारत एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट में की जो शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा अच्छे से है, डिफाइन है। राइट, लेकिन हम फिर भी जो है आर्टिकल 1 को पढ़ोगे तो वहाँ पे फेडरल ऑफ स्टेट को ना छोड़ के हमने यूनियन ऑफ स्टेट को चुना, है ना, यूनियन वर्ड को चुना। तो इसके पीछे बहुत सारे जो विद्वान हैं वो कहते हैं कि भारत क्या है, भारत कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 के साथ में नहीं आया अमेरिका जैसा। अमेरिका में जो भी 13 स्टेट है ना, 13 स्टेट, आज 50 स्टेट हो गए, वो बात अलग है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे उनके बीच में, तब जाके उन्होंने फेडरल सिस्टम बनाया था। वहाँ पे फेडरल सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड है कि स्टेट की शक्ति है सेंट्रल की है, ना तुम इधर आओगे ना इधर आओगे। लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिया थोड़ा
सेंटर को ज़्यादा पावर है यहाँ पे इंडिया में, तो इसलिए हमने यूनियन वर्ड का यूज़ करा। और इंडिया जो है, इंडिया के जो स्टेट हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो साथ में आए नहीं। हम पहले ही से, ऑब्वियस बात है, पहले ही से एक फीलिंग थी हमारे पास, है ना, हम नेशन स्टेट हैं। हमें पहले भारत की भावना आई, फिर हम एक राज्य बन के आए, भारत राज्य। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि आर्टिकल 1 के अंदर हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को लिया फेडरल के स्थान स्थान पे। हमने फेडरलिज्म का वर्ड नहीं लिया, जो फेडरल वर्ड है उसको यूज़ नहीं करा। संघ के लिए हमने यूनियन वर्ड यूज़ करा, ठीक है। बी आर अम्बेडकर ने बताया भी था कि भाई समझौता नहीं करा हमने, बल्कि अमेरिका के जैसे समझौता नहीं करा, है ना। तो वहाँ पे किसी भी राज्य को अलग होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। बस यहाँ पे समझो कि जो राज्य होते हैं संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है इंडिया के अंदर। ऑब्वियस बात है वो अमेरिका के अंदर भी नहीं है, लेकिन वहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। वो प्योर फेडरल कंट्री है, प्योर फेडरल कंट्री। तो बी आर अम्बेडकर साहब ने यही कहा कि भारत जो है कोई समझौते का परिणाम नहीं है। हम पहले नेशन बने, फिर स्टेट बने, फिर हमने वो सारे स्टेट्स को बांटा, तमिलनाडु अलग, देन उसके बाद वो सारे स्टेट को बांट दिया, ठीक है, इस तरीके का। जबकि अमेरिका में स्टेट थे पहले, अलग अलग स्टेट थे, वो आके एक कंट्री बनाए, ठीक है। हम पहले कंट्री थे। गॉट इट। तो ये सब चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। तो यहाँ पे वही बताया हो कि इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ द डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे यूनियन को मिटाया नहीं जा सकता। जबकि स्टेट जो होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, उनके बॉर्डर, उनके नाम, उनको तोड़ के दो बना सकते, जोड़ के एक बना सकते। ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते किसमें, स्टेट्स में। इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम है इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहस है, मतलब बहस कह सकते हैं कि किस तरीके की प्रकृति है हमारी, फेडरल प्रकृति है कि यूनियन वाली एक प्रकृति। तो ये बताते हैं कि भारत ना तो पूरी तरह फेडरल है, ना ही पूरी तरह एकात्मक है, बस यहाँ पे उसका मिश्रण है। अब देखो यहाँ पे मिश्रण, कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास फेडरल सिस्टम की भी हैं, देन कुछ प्रॉपर्टीज यूनिटरी में सिस्टम की भी हैं, है ना। देखोगे यहाँ पे जो फेडरल फीचर है वो है लिखित संविधान। हमारे पास क्या है, लिखित संविधान है, जो केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन करता है, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है उसके अंदर। संविधान की सर्वोच्चता, सब कुछ क्या हाँ कैसे होगा, डिफाइन होगा, सुप्रीम सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान ही सबसे ऊपर है। केंद्र राज्य का जो भी शक्तियां हैं वो किसके बेस पे, वो भारत के संविधान पे बेस्ड हैं, ठीक है। जबकि अमेरिका में हर स्टेट का अपना संविधान है और उसको वहाँ के यूनियन का अपना है। तो उस तरीके की वहाँ पे चीज़ें हैं फिलहाल, ठीक है। शक्तियों का विभाजन बता दिए, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूचियों में विषयों को बांटा हुआ है कि आप इन इन सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। तो क्लियरली डिफाइन है, ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन भी एक कॉन्सेप्ट बन जाता। देन स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यहाँ पे केंद्र राज्यों के विवादों को निपटाना, कि मान लो केंद्र और राज्य कोई विवाद हो गया तो उसको निपटाने के लिए हमारे पास स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए कि देखो देखो ये सेंटर साहब ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने ऐसा ऐसा करा, है ना। गॉट इट। तो आप देखते होगे बहुत सारे जो केसेस होते थे उसमें लिखा होता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके की चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बाई कैमरलिज्म, कैमरलिज्म का मतलब ये होता है एक तरफ लोकसभा, जहाँ पे जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होगा, मतलब वो बैठेंगे। एक तरफ राज्यों के द्वारा भेजे गए राज्यों का प्रतिनिधित्व होगा, मतलब हर राज्य से कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो वो राज्यों का रिप्रेजेंटेशन करती हैं। तो एक तरफ लोकसभा, एक तरफ राज्यसभा। ये भी क्या है, एक फेडरल फीचर है, ठीक है। जैसे अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे एक वो सेनेट है, एक कांग्रेस है, सॉरी, एक वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हम कह सकते हैं लोकसभा, और जो वहाँ की कांग्रेस है देन उसको हम कह सकते हैं राज्यसभा, ठीक है। फिर यहाँ पे एकात्मक को यूनिटरी फीचर भी है हमारे पास, तो मजबूत केंद्र है। अब यहाँ पे शक्तियों को बांट तो दिया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, लेकिन अधिकतर जो ताकत दी गई वो सेंटर के हाथ में दी गई, राज्य को इतनी पावर नहीं है। जो रेसिडुअल पावर हैं, मतलब ऐसी चीज़ें, जो ऐसे शक्तियाँ, जो जिस पे शक्तियाँ क्या, जो अफसेस पावर, जैसे कोई ऐसे साइबर क्राइम हो गया, तो अब उस वो कानून में तो लिखा नहीं है संविधान में, तो वो जो बची हुई पावर है वो किसके हाथ में रही है, वो सेंटर के हाथ में है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और जो अमेरिका है इसमें पावर क्या है, स्टेट को दी गई जो रेसिडुअल पावर है। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, रेसिडुअल पावर, ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी एक फेडरल कंट्री है, तो वो रेसिडुअल पावर स्टेट को दी गई वहाँ पर, ठीक है। तो ये आर्टिकल 248 में दिया कि मजबूत केंद्र है, राइट, कि जो रेसिडुअल पावर है वो किसके हाथ में आएगी, सेंटर के हाथ में। एकल नागरिकता,
अब यहाँ पे केवल भारत की नागरिकता चलती। अमेरिका में जाओगे तो वहाँ पे अमेरिका की भी नागरिकता होती, साथ में उनके स्टेट, हर स्टेट की अपनी अपनी नागरिकता होती। लेकिन अपने इंडिया में तो है नहीं। हम राजस्थान के निवासी हो सकते, उत्तर प्रदेश के निवासी हो सकते, उत्तर प्रदेश के सिटीजन नहीं हो सकते। सिटीजन केवल भारत के हैं अपन। तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, राइट। फिर बात आती है यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब सबसे टॉप पे बैठा सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स, देन सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो इस तरीके से सिस्टम बनता है यहाँ पे, इस तरीके का। इसमें हमें वो अलग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऊपर, देन हाई कोर्ट, देन उसके बाद सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स। तो जो ऊपर के न्यायालय हैं वो नीचे के न्यायालय का जो निर्णय है उसको पलट सकते। तो यहाँ पे भारत के अंदर इंटीग्रेटेड जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है। जबकि अमेरिका में जब देखोगे तो अमेरिका में कुछ ऐसा है, इस तरीके का। वहाँ का जो फेडरल कोर्ट है वो केवल केवल सेंट्रल के कानून के पे बात कर सकता है। और जो स्टेट कोर्ट है वहाँ के, हाई कोर्ट्स कह सकते हैं, वहाँ के जो स्टेट के कोर्ट हैं वो स्टेट के कानून को देखते हैं, है ना, उस पर सुनवाई करते हैं। ठीक है, गॉट इट। फिर उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति। अब राज्यपाल की नियुक्ति तो सेंट्रल करता, लेकिन वो जो भी इफेक्ट डालता वो स्टेट की पॉलिटिक्स पे डालता, है ना। स्टेट का पूरा प्रशासन किसके नाम से चलता, राज्यपाल के नाम से, गवर्नर के नाम से। लेकिन इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करता। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर है। ठीक है। आपातकालीन स्थिति, जो आपातकाल के बारे में 352 में, और राष्ट्रपति शासन के बारे में 356 में, और वित्तीय वित्तीय उसके बारे में, वित्तीय आपातकाल के बाद 360 के बारे में, जो इमरजेंसी प्रोविजन है वहाँ पे राज्य की पूरी ताकत खत्म हो जाती। पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है, केंद्र के हाथ में आ जाता। इन तीनों में कोई भी होगा वो पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र के हाथ में आ जाता। तो आपातकालीन जो स्थिति है, प्रावधान है, वो यूनिटी फीचर को दर्शाते हैं, है ना। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये जो सर्विसेज हैं, इनकी रिक्रूटमेंट है, देन जो भी इंटरव्यू, रिक्रूटमेंट, जो भी ट्रेनिंग होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती। लेकिन लेकिन इनकी जो वो होती पोस्टिंग होती वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती। काम ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत करते। और इनको रस्टिकेट करना या हटाना वो कौन कर सकता, केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वापस सेंट्रल का अधिकार यहाँ पे आ जाता अखिल भारतीय सेवाओं में, राइट। तो अखिल भारतीय सेवाएं भी किसको दर्शाती हैं, ये सेंटर, सेंटर की पावर को ज़्यादा बताती है, मतलब यूनिटरी फीचर के अंतर्गत आती है। ठीक है। 312 के अंदर, आर्टिकल 312 के अंतर्गत इन सेवाओं के बारे में दिया, आईएएस आईपीएस के बारे में। कुछ विद्वान हैं जैसे केसी वियर हैं, इन्होंने क्वासी फेडरल करा भारत को। ठीक है। ग्रैनविले ऑस्टन है, इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट दिया, मतलब कि भारत क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फॉलो करता। तो वो सब चीज़ें हैं। केंद्र राज्य संबंध के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये विधायी संबंध होते कुछ, जो आर्टिकल 200, ये अलग से चैप्टर है। जब आप देखोगे ना कि भारत का संविधान पढ़ोगे, तो जो पार्ट 11 है, पार्ट 12 है, तो उनके अंदर केंद्र राज्य संबंधों के बारे में दिया। तो वहीं पे यहाँ पे दिया हुआ कि विधायी जो संबंध है वो आर्टिकल 245 से 255 के बीच में इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। कि संघ सूची पे और राज्य सूची, विधानमंडल और राज्य सूची पे कानून बनाएगा। ठीक है। और असाधारण स्थिति, 5 असाधारण स्थिति होती, मतलब 5 स्थिति ऐसी हैं जहाँ पे राज्य सूची पे केंद्र कानून बना सकता, सेंट्रल। ठीक है। तो राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तब बना देगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जनरली स्टेट लिस्ट पे कानून नहीं बना सकता, लेकिन 5 कंडीशन ऐसी होती जहाँ पे वो कानून बना सकता। ठीक है। तो कैसा, पहली कंडीशन, राज्यसभा के प्रस्ताव पारित कर दे, आपातकाल की स्थिति हो, राज्य, कई सारे राज्य अनुरोध करें कि माई बाप कानून बना दो, सेंटर से गए। ठीक है। कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून हो उसको लागू करवाना हो। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन 5 कंडीशंस में संसद जो होती, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, संसद जो होती है आपकी, लोकसभा राज्यसभा, वो कानून बना सकती है राज्य सूची पे। ये असाधारण परिस्थिति होती, राइट। बल्कि जबकि सामान्य परिस्थिति में नहीं बना सकती। ठीक है। तो ये बता दिया यहाँ पे। फिर आता प्रशासनिक संबंध, ये 256 से 263, ये भी पार्ट 11 के अंतर्गत आता। तो पार्ट 11 में देखोगे, भाग 11 में, तो उसमें प्रशासनिक संबंध और विधायी संबंध आते हैं। ठीक है। इसके अंतर्गत किस तरीके से, बस एक या एक दो आर्टिकल ही पढ़ना है इसके अंतर्गत, जब इसका पूरा डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे तो वो अलग से चैप्टर होगा। ठीक है। तो
केंद्र सरकार राज्य को कुछ मामले में निर्देश दे सकती। ऑब्वियस बात है, वो केंद्र सरकार ऊपर टॉप पे बैठी तो वो निर्देश दे सकती। और कहीं कहीं जगह पे ये लोग साथ में भी काम करते। जैसे इंटर स्टेट काउंसिल 263 में दिया कि जो भी वो होगा कि प्रॉब्लम होगी राज्यों के बीच में या सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो राष्ट्रपति एक इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करेंगे। वहाँ से जो भी विवाद होगा उसको निपटाया जाएगा, ठीक है, टेबल पे बैठकर डायलॉग के द्वारा। गॉट इट। फिर वित्तीय संबंध, जैसे वित्त आयोग के बारे में बता दिया पहले, जीएसटी काउंसिल जो 2017 में जीएसटी आया था 2017 के अंदर, तो वहाँ पे एक संविधान में संशोधन हुआ था। देन 279 ए को जोड़ा गया, ठीक है। ये भी सहकारी संघवाद का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ पे भी सेंटर को साथ में लेके चलने की बात करी जाती, ठीक है। फिर राज्यों को अनुदान देना, कि जो राज्य को अनुदान दिए जाते हैं, अब इसको पॉलिटिक पॉलिटिकली ना लेकर हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे समझे कि अनुच्छेद 275 282 में ग्रांट इन एड की कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, राइट। बस इतना ही समझना इसमें भी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स के लेवल पे समझ रहे हैं आप। जीएसटी काउंसिल या जीएसटी को ही समझना तो वो उसमें ही कम से कम 3 से 4 घंटे बहस होती। मतलब एक एक टॉपिक पे अगर बात करी जाए तो 3 से 4 घंटे लग सकते हैं जीएसटी को पढ़ने में, बता रहा मैं आपको। तो ये अलग अलग से पूरे पूरे चैप्टर हैं, उनको बाद में बात करेंगे। अभी हम करंट अफेयर्स के लिए ही पढ़ रहे हैं ना, तो हमें बस मोटा मोटा रिकैप करना है एक तरीके का, ठीक है। बाकी जो न्यूज़ थे वो तो ऊपर थी, और जो मेन मेन न्यूज़ थी वो हमने बता दी। अब यहाँ पे और भी चीज़ें देख लो कि भारत के संघवाद के विभिन्न रूप। अब क्या है, जो फेडरलिज्म है उसके कई सारे टाइप हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को पढ़ लिया हमने। केंद्र और राज्य एक दूसरे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और देश के विकास के लिए काम करेंगे, ठीक है। देश का विकास इसी तरीके से होगा, राइट। लाइक इसमें कैसे नीति आयोग हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये किसके लिए काम करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। फिर एक होता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, मतलब राज्य जो होते, राज्य आपस में निवेश को इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए, विकास करने के लिए क्या करें, आपस में प्रतिस्पर्धा करें। अब वो प्रतिस्पर्धा लड़ाई के तो नेगेटिव सेंस में नहीं, पॉजिटिव सेंस में। इसमें जो भी प्रतिस्पर्धा होगी वो पॉजिटिव सेंस में होगी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को निवेश करने के लिए। अरे यार गुजरात कर रहा तो हम भी करेंगे, मध्य प्रदेश भी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। तो दूसरे राज्य को देख के अच्छी चीज़ें सीखना, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, राइट। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना, उसकी रैंकिंग वाला कॉन्सेप्ट लेके आया। देन स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, कि वो राज्य स्वच्छ बन रहा तो हम भी बनेंगे, इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, पॉजिटिव सेंस में, राइट। फिर एक होता असिमेट्रिकल फेडरलिज्म, का मतलब ये होता जैसे अमेरिका में जब जाओगे, वहाँ की जो कांग्रेस है वहाँ पे 100 सीटें हैं, 50 स्टेट की 100 सीटें हैं, और हर स्टेट को 2-2 सीट बांटी। तो वहाँ पे सिमेट्रिकल फेडरलिज्म है, ठीक है। और इंडिया में बात करोगे तो इंडिया में उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, ठीक है, नागालैंड इतना है, सिक्किम इतना है, समझ पाए बात को। तो यहाँ पे इस तरीके से असममित फेडरलिज्म की बात करी गई। तो यहाँ पे हर राज्य की अपनी अपनी डिमांड है, अपनी अपनी प्रॉपर्टी से अपने अपने चैलेंजेस हैं। भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक कारण के कारण राज्यों को विशेष प्रावधान दिए गए। जैसे कि आर्टिकल 71 के अंतर्गत 371 के अंतर्गत नागालैंड, मिजोरम, जो और भी कई स्टेट हैं, चाहे गोवा हो गया, देन हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, मिजोरम, असम, तो इन सब कुछ को क्या दिया, असम हटा दो अभी, तो उन सबको विशेष प्रावधान दिए 371 के अंतर्गत। और 5वीं अनुसूची में आदिवासी लोगों के लिए, और 6वीं अनुसूची में देखोगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 स्टेट को क्या दिया, 6वीं अनुसूची में एडीसी बनाने का कॉन्सेप्ट दिया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 5वीं अनुसूची में भी, मतलब ये जो अनुसूची है 5वीं और 6वीं अनुसूची, ये आदिवासी जनजातियों के विषय में है। लेकिन स्पेसिफिक जो 6वीं अनुसूची है वो इन 4 स्टेट के बारे में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं असम में संघवाद के उदाहरण हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे, राइट। फिर देन उसके बाद संघवाद के तनाव के बिंदु, राज्यपाल की भूमिका। जो राज्य की सरकार होती है वो ये कहती है जो केंद्र के एजेंट हैं, है ना, लंबे समय तक जो विधेयक होते, जो बिल होते, उनको टांग दिया उन्होंने, एक्ट नहीं बनने दिया। तो ये आरोप लगते रहते, ठीक है। और 356 राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, उसका दुरुपयोग किया, क्योंकि आज अभी तो नहीं होता इतना, अभी तो नहीं हो रहा उसका उपयोग। लेकिन एक टाइम पे ऐसा था कि अगर मान लो किसी राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सरकार है, तो किसी राज्य में दूसरी सरकार होगी, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। तो राष्ट्रपति शासन का कई बार दुरुपयोग बहुत हुआ। लेकिन एक ऐसा बॉम्बे केस आया, कौन सा केस, ऐसा ही बॉम्बे केस। ये कब आया था, ये आया था
94 यानी कि 1994 एसआर बॉम्बे केस आया था, 94। तो उसके द्वारा ये जो राष्ट्रपति शासन लगाना कम हो गया, ठीक है। फिर देन उसके बाद राजकोषीय स्वायत्ता, फिस्कल ऑटोनॉमी। राज्य शिकायत करते कि भाई जो सेस और सरचार्ज है उसका यूज़ केवल सेंटर करती, हमें नहीं करने देती, ठीक है। हम इतना सारा टैक्स दे रहे तुमको, बदले में हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, तो वो सब चीज़ें। तो राज्य द्वारा शिकायत रहती है कि उनके करों का पर्याप्त हिस्सा उन्हें नहीं मिलता। यहाँ से टैक्स तो ले जाते लेकिन उतना हिस्सा नहीं मिलता उनको वापस, ठीक है। तो वो यहाँ पे राजकोषीय स्वायत्ता यहाँ पे चैलेंज चैलेंज बन जाता। देन केंद्रीय एजेंसी, सीबीआई, ईडी, एनआईए जैसी जो एजेंसी हैं, वो राज्य की जो पुलिस है उसके जो अधिकार हैं वहाँ पे अतिक्रमण करती है, ऐसा आरोप लगते हैं, ठीक है। गॉट इट, कि ये अपनी मनमानी चलाते हैं, ठीक है, एनआईए, ईडी। अब ठीक, अब सीबीआई और ईडी, एनआईए के बारे में डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। अभी तो फिलहाल हमें देखना है कि ये टॉपिक क्या कर रहा है। बहुत बड़ा टॉपिक हो गया ये। फिर महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के एसआर बॉम्बे केस बता दिया मैंने आपको, 1994 में आया था, कि इन्होंने ये कहा था कि जो संघवाद है वो भारतीय संरचना, भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एसआर बॉम्बे केस में कहा गया था, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बताए हुए पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। देन निष्कर्ष, तो निष्कर्ष भी पढ़ लेना भाई कि भारत विशाल विविध एकता वाला देश है, ठीक है। मजबूत केंद्र होने की आवश्यकता ज़रूरी है, राज्य को ज़्यादा ताकतवर नहीं कर सकते, तो लेकिन फिर भी क्षेत्रीय जो आकांक्षाएं हैं उनके क्षेत्र क्षेत्र की जो वो है ज़रूरत, तो उसके लिए स्वायत्ता देना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए हम लेके आए वर्तमान में सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद वाला कॉन्सेप्ट, ताकि वो कंधे से कंधा मिला के चल सकें और सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो सके, ठीक है। यही सब दिया हुआ है। इसके बाद जो टॉपिक आता, ये बहुत, हम कह सकते हैं कि भाई इंडिया एक डेमोक्रेसी है, और मतलब एक तरीके से इसको पढ़ोगे तो आपको खुद ही लग जाएगा। पढ़ते हैं इसको। द हिंदू का आर्टिकल है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है ये मासिक धर्म को लेके है। उड़ीसा के अंदर की रिपोर्ट आई, उड़ीसा में जो भी रिपोर्ट आई, तो वहाँ से ये पता चला सैनिटरी पैड तो बांट रहे हैं आप, लेकिन उसको चेंज करना, उसको डिस्पोज करना, उसके लिए कई सारी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो भले ही ये उड़ीसा का संदर्भ है, लेकिन ये पूरे भारत की क्या बताता, कड़वी सच्चाई बता रही है। जो भी मैनेजमेंट होता है ना, जो भी यहाँ पे पैड होते हैं, तो उनको यूज़ करने के बाद जो आप फेंक देते हैं, उसको किस तरीके से डिस्पोज करें, तो उसके बारे में ही है। बहुत गंभीर मुद्दा है, इस पे बात नहीं करते अधिकतर लोग, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दा है ये, ठीक है। तो समस्या क्या है ये से बताया यहाँ पे, कि उड़ीसा सरकार ने छात्रों को खुशी योजना चलाई। इसके तहत 6 से 12 तक की जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त सैनिटरी पैड दिया जाएगा, ठीक है, राइट। तो द हिंदू की रिपोर्ट ये उजागर करती कि केवल पैड बांटना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि स्कूल जो लड़कियां ड्रॉप आउट हो रही हैं उनकी उपस्थिति, तो इसके पीछे का कारण क्या है। उसके पीछे का कारण है कि यहाँ पे अलग कहीं न कहीं तो अलग अलग टॉयलेट नहीं है, और कहीं ऐसा है टॉयलेट ही नहीं है, और टॉयलेट हैं तो वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है ना। प्राइवेसी नाम की ये चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसलिए लड़कियां ड्रॉप आउट ले रही हैं। देन वहाँ पे इसके बारे में आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो सुरक्षित साफ शौचालय की कमी, क्यों छोड़ रही हैं लड़कियां स्कूल, क्यों कम कर रही हैं स्कूल जाना। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि पैड कैसे बदलें, जो भी हो, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्रॉब्लम बहुत बड़ी है ये, ठीक है। पैड को सुरक्षित निपटान जो भी डिस्पोज करते, वो उसकी सुविधा नहीं है, ठीक है। बाहर खुले फेंकी तो प्रॉब्लम होगी। और इस जो मासिक धर्म है उसको एक तरीके से कलंक की तरह माना जाता। आज भी इंसान बात करने में झिझकता है ना। समझ रहे बात को, तो एक तरीके से बुरा माना जाता है इस चीज़ को, जबकि ये चीज़ बहुत कॉमन है ना। जिसको मासिक धर्म होता है तो वो खाना नहीं बना देते, मंदिर नहीं जाने देते, मंदिर छूने नहीं देते। तो इस तरीके की चीज़ें समाज में पहले से फैली हुई हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना है, और इस लोग इसके बारे में बात करना नहीं चाहते। पैड लेने जाएंगे तो काले कपड़े में, काली पन्नी में लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें अभी भी कायम है, तो उसी के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है कि बुनियादी ढांचे का अभाव, जैसे वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन की विफलता। कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं है, अगर है तो वहाँ पे पानी नहीं है, यही तो बता रहा हूँ मैं आपको। कुंडी नहीं है, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है। अगर ये सब है भी तो वहाँ पे पैड बदलने की सिस्टम नहीं है, उसको डिस्पोज करने का सिस्टम नहीं है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक इसके पीछे।
रूढ़िवादी सोच हमारी, अभी भी हम इस चीज़ को अशुद्ध मानते हैं, है ना? रसोई, पाठ, पूजा पूजा पाठ, रसोई और अन्य गतिविधियों से दूर रखा जाता है इन सब चीज़ों में, जब ये होता तो टैबू की तरह मानते हैं। ये रूढ़िवादी समाज की सोच है, ठीक? तो अभी कई सारे इशू यहाँ पे बने हुए हैं। मनोवैज्ञानिक सोच, अब इस चीज़ का प्रभाव उनकी आत्मविश्वास पे पड़ता है, कॉन्फिडेंट नहीं रहेगा जब इस ये सब चीज़ें नहीं रहेंगी। मतलब जो स्कूल हैं या जो भी कोई जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो फीमेल फ्रेंडली नहीं रहेगा, तो वहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, तो उनकी ड्रॉप आउट लेंगी, या अगर मान लो पढ़ भी रही तो वहाँ पे उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा उनका, ठीक है? तो वहीं बताया यहाँ पे मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास की कमी हो जाती है वहाँ पे। शिक्षकों की संवेदनशीलता, अब अधिकतर पुरुष टीचर हैं, तो उनके सामने बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी, तो असहज महसूस करेंगी, ठीक है? खासकर पुरुष जो टीचर हैं उनके सामने बात नहीं कर सकती लड़कियां, तो ये थोड़ा संवेदनशील मुद्दा है, ठीक है? उसी के बारे में आप बताए हुए इसको पढ़ सकते। और उसके बाद स्वास्थ्य प्रभाव, अब मान लो जो भी खराब स्वच्छता रहेगी, देन अस्वच्छ जो पानी का यूज़ करेंगी, देन इन सब चीज़ों की जो बताया मैंने, इन सब चीज़ों का अभाव रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेक्शन बन जाता है उन्हीं की बॉडी के अंदर। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो संक्रमण, यानी कि जो भी आरटीआई बनता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये सारे क्या बनते हैं? इन्फेक्शन बन जाते हैं बॉडी में, अगर साफ सफाई नहीं रहेगी, तो जो आगे चल के काफ़ी खतरनाक होते हैं, ठीक है? शैक्षणिक या आर्थिक प्रभाव, शैक्षणिक प्रभाव का मतलब ये है कि 4 से 5 दिन तो स्कूल आना तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो उस टाइम पे जो दर्द होता है वो बहुत खतरनाक दर्द होता है, ठीक है? जिससे वो पिछड़ जाती, और अंततः वो क्या करती, स्कूल को छोड़ देती। और जब स्कूल छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, उनके माँ बाप जल्दी से जल्दी शादी करा देंगे, क्योंकि लड़की को बहुत समझा जाता। स्कूल में ड्रॉप आउट हुआ, लड़की का बाल विवाह हुआ, ठीक है? तो बाल विवाह की शिकार हो जाती हैं वो। देन उसके बाद जब बाल विवाह की शिकार हो गई, तो वो दूसरे घर में केवल और केवल एक नौकरानी बन के रह जाती। तो अपना वो विकास नहीं कर पाती, अपनी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती वो, अपना आर्थिक सशक्तिकरण नहीं कर पाती, ठीक है? उनकी निर्भरता केवल अपने पति पे, अपने ससुराल पे हो जाती। तो यही यहाँ पे बताया हुआ है, यही यहाँ पे इशू दिए हुए हैं, टेंशन प्रॉब्लम दी हुई हैं। और सरकारी योजना सरकार क्या क्या चला रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्वच्छ विद्यालय अभियान, लड़के लड़कियों के लिए स्वच्छ और अलग अलग शौचालय हो, मासिक धर्म के लिए किशोरियों को जागरूकता और सस्ते पैड उपलब्ध कराना, जैसे 1 रुपये में उपलब्ध कराती, जैसे यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। सुविधा सैनिटरी नैपकिन, मात्र 1 रुपये में पैड उपलब्ध कराना औषधि केंद्र पे, जो जन औषधि केंद्र बनाए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वहाँ की बात कर रहे हैं। राज्य स्तर की बात करें तो उड़ीसा की खुशी योजना, और हर स्टेट अपने अपने उसमें कहीं ना कहीं योजना चला रहा है महिलाओं के लिए, लेकिन क्या कि ग्राउंड लेवल पे वो इतनी कारगर हैं, उसके लिए ये टॉपिक दिया हुआ है, उसके लिए ये न्यूज़ में था, ठीक है? तो यहाँ पे वो जो आलोचना की गई वो इसी के ऊपर है कि भाई उत्पाद को पहुँचाना ही नहीं है, बल्कि जो प्रोसेस हो रही, प्रक्रिया हो रही, उसको उसकी भी गारंटी लो ना, वो भी ठीक से हो, ठीक है? अब समाधान क्या है? अच्छा ढांचा हो, स्कूल में क्या हो, शौचालय बने, ठीक है? और इंसिनरेटर, मतलब उसको जो डिस्पोज करते हैं ना, कूड़ेदान हो गया, पानी हो गया, इंसिनरेटर हो गया, तो उसकी सुविधा हो, ठीक है? जो पैड को जलाने की मशीन होती है उसकी सुविधा हो, अनिवार्य होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है? बिहेवियरल चेंज, क्योंकि आजकल जो समाज की सोच बदलना ज़रूरी है ना? तो जो भी हम जो टैबू समझते हैं इस चीज़ को, वो चेंज होना ज़रूरी है समाज में। कलंक नहीं समझें इस चीज़ को, इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। साथ में नीतियों का एकीकरण, अब स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो जल शक्ति मंत्रालय, इन सबको एक साथ मिलके काम करना होगा। ये प्रॉब्लम केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं है, शिक्षा मंत्रालय की नहीं है, ये सबका कंबाइन प्रॉब्लम है, तो इनको साथ मिलकर काम करना होगा। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा के साथ स्वच्छ भारत मिशन का तालमेल हो जाए, है ना? ये सब चीज़ें। जल शक्ति मंत्रालय भी यहाँ पे काम, और भी कई मंत्रालय यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है? पाठ्यक्रम को शामिल करा जाए। अब स्कूल में क्या है, जो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको पढ़ाते, तो अधिकतर बच्चे हँसने लगते, है ना? कई टीचर तो पढ़ाते नहीं है इस चैप्टर को, लेकिन इसको शामिल करना ज़रूरी है, इसकी शिक्षा देना ज़रूरी है, कि उस चीज़ का मतलब उस प्रोसेस का आगे गलत यूज़ ना करे, है ना? उस चीज़ का गलत भविष्य में कुछ गलत ना कर बैठे, तो ये इसके बारे में जानकारी होना बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है? फिर निष्कर्ष की बात करेंगे तो बस वही है, इसको टैबू नहीं समझो, जो भी जब फालतू की लोग समझते हैं ना, सामाजिक अलग बना दी कि अशुद्ध हो जाता है इंसान, ये वो सब फालतू की चीज़ें हैं। भाई ये प्रोसेस है ना? ये नेचुरल प्रोसेस है कि हर फीमेल में होती है ये प्रॉब्लम। आप सोचो ये प्रोसेस नहीं होती तो इंसान पीढ़ी नहीं बढ़ा पाता अपनी, राइट?
तो जन्म देने की प्रक्रिया भी यहीं से स्टार्ट होती। तो इसको अशुद्ध कैसे समझ रहे हैं आप? तो स्कूल में चेंज करो। अगर हम स्कूल में शुरुआत से चेंज कर देंगे स्कूल में, तो वहां से जो इंसान निकल के आएगा वो समाज में चेंज ला देगा। एक नहीं, वो कई सारे लोग चेंज ला देंगे। ठीक है। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, जब तक स्कूल के बुनियादी ढांचे को लड़कियों के जैविक जरूरतों को प्रति संवेदनशील नहीं बनाया जाएगा, तब तक जो SDG 4 है, अच्छी शिक्षा और जो लैंगिक समानता है, उसके लिए हम अधूरे रहेंगे भारत में। मतलब भारत उसके लिए अधूरा रहेगा। तो इसी बात के लिए बात करी गई यहाँ पर। ठीक ठीक है। फिर यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल लीव है उसके बारे में बताया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप। राइट। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब ये समझो बहुत गंभीर मुद्दा तो है ही, इंसान इस पे बात करना नहीं चाहता। अगर मान लो ये न्यूज़ में भी था, तो हम ये कह सकते हैं अधिकतर इंसान उसे छोड़ देगा, पढ़ना नहीं चाहेगा। जबकि ये बहुत आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना। जहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, उनको रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, वहीं उनके लिए अच्छी एजुकेशन ना हो, और जो भी वहाँ पे जो उनको प्रॉब्लम होती है उससे निपटने की सुविधा ना हो, तो फिर हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको सोचने की ज़रूरत है। देन मतलब उसने टॉपिक में उतना ही था, हमने अच्छे से बात करी। और इसको जब डिटेल में समझोगे आप, तो आप भी समझोगे हाँ ये चीज़ गलत तो है, इस पर सुधार होना बहुत ज़रूरी है। हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं यार। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं अभी यहाँ पे। तो अभी जो इस पे लास्ट टॉपिक है, ये भी न्यूज़ है इसकी, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, टीबी के ऊपर। उसको देख लेते हैं। सबसे पहले टीबी के बारे में बात कर लो। ये एक बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। किससे? उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो एक जीवाणु है और एक संक्रामक बीमारी है, जो फेफड़े को और शरीर के कई अंगों को प्रॉब्लम दे देती है। जब फेफड़ों में होती है तो इसे कहते हैं पल्मोनरी टीबी। जब फेफड़ों के अलावा शरीर के किसी और अंग में होती है उसे कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ठीक है। शरीर के दूसरे अंगों को भी, जैसे लीवर हो गया, देन किडनी हो गई, उनको प्रॉब्लम दे सकती। ठीक है। WHO की बात करिए तो यहाँ पे ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल टीबी का कम से कम 25% केवल भारत में है। ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी है बहुत गंभीर। वापस कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, जो WHO की रिपोर्ट है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, उसमें जो 25% हिस्सा है टीबी का वो भारत से आ रहा है। बताओ, इतने ज़्यादा लोग हैं। ऑब्वियस बात है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है ये 25% हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। तो भारत का लक्ष्य की बात करेंगे यहाँ पे, SDG 3, जो टीबी को खत्म करने स्वास्थ्य के बारे में बात करता है। ठीक है। तो भारत ने वो भी चलाया था कि राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, कि 2025 तक हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है। फिलहाल वो अभी इतनी हुई नहीं। ठीक है। तो उसी के बारे में बताया हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं। देन हाँ, कमी तो आई है, जो भी केसेस हैं टीबी के उसमें कमी तो आई है। ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। लेकिन 2025 में उन्मूलन का जो लक्ष्य है, वो उसमें कई सारी बाधाएं आ गई। जैसे कि एक है आपका मल्टी ड्रग, MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ठीक है। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ऐसी टीबी बन जाती है क्योंकि बैक्टीरिया से होती ना, तो AMR वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। इसका AMR वाला, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, मतलब दवाई खाते तो जो वो अंदर बैक्टीरिया बैठे हैं ना, उस दवाई पे दवाई असर ही नहीं करती उस पर। वो जीवाणु इतना ताकतवर हो जाता, तो वो यानी कि वो जो दवाई ले रहा है उसको रजिस्ट कर देती टीबी। तो उसी का नाम है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो यही बताया हुआ है कि किस तरीके से जो हमारे जो एंटी बैक्टीरियल खाते हैं, तो वो उसका यूज़ इस इरेगुलर तरीके से कर लेते, तो जो इन इन टीबी मतलब म- अगर हम दवाई खा रहे हैं तो वो असर नहीं करेगी उस पर। राइट। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि टीबी की दवाइयों के प्रति जीवाणुओं का प्रतिरोध तेजी से बढ़ गया। भारत में लगभग 32% MDR के केसेस हैं। इसके इलाज बहुत महंगा और लंबा है, कष्टदायी है। तो पढ़ सकते हैं इसमें, यहाँ इस डेटा को ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है। और जो MDR और XDR होता क्या है, वो उसको ध्यान रखेंगे। फिर एक्स्ट्रोपल्मोनरी टीबी, ये जन्म के समय से ही स्टार्ट हो जाती है सब चीज़ें। ठीक है। अब ये कह सकते हैं जो BCG का टीका लगता है ना, वो केवल किसको, जो फेफड़े की टीबी है उसको ठीक करने के काम में आता। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, चाहे वो हड्डी में हो, चाहे लिम्फ नोड्स में हो, मस्तिष्क में हो, लीवर में हो, किडनी में हो, तो उनको उनके लिए ये काम की नहीं है, क्योंकि वो जो टीका है वो बहुत पुराना टीका है। तो वही एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में बता दिया। ठीक है। क्या होती, फेफड़े को छोड़ के शरीर के किसी और अंग में टीबी होगी तो उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कह देते हैं। ठीक है। राइट। फिर यहाँ पे कुपोषण की बात है।
भाई कुपोषण हो गया, डायबिटीज हो गई, तो ये सब चीज़ें भी क्या बन जाती है, एक तरीके की टीबी के लिए बनाने का काम करती हैं। ठीक है, मतलब कुपोषण होगा तो कहीं ना कहीं जो शरीर है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, और एक रेजिस्टेंस जो होती है ना, हम जो एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट होता वो नहीं बना पाएगा। तो बीमारियों से ग्रसित हो गया तो कहीं ना कहीं टीबी से भी ग्रसित हो सकता है, यही वही बताया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ ये दिखा हुआ कि 35% केसेस टीबी के टीबी के 35% केसेस डायरेक्टली कनेक्टेड हैं कुपोषण से। कम बॉडी मास इंडेक्स के मरीज जो हैं उनके शरीर में दवाइयाँ और टीके सही तरीके से काम नहीं कर पाते। वही एमडीआर का कॉन्सेप्ट बता लगाया है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पे डायग्नोस्टिक गैप, निदान की कमी। ग्रामीण और शहरी जो मलिन बस्तियां हैं वहाँ पे सटीक जांच की कमी है, सबसे बड़ी बात तो। डायग्नोस्ट मतलब यही होता कि जांच पड़ताल करना, मतलब शरीर की जांच करना, है ना। मान लो पता भी चल गया तो ये एक तरीके का कलंक मानते कि यार दूर रहो, है ना, रोजगार छिन जाएगा। तो छुपाते हैं बहुत से लोग इस चीज़ को, और वो फैलती जाती संक्रमण रोग है। और बहुत से लोगों को तो जानकारी नहीं होती इसके बारे में, बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होता कि हमें टीबी भी है। सच में बात को, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के अंदर जो इनोवेटिव स्ट्रेटेजी है उसको अपनाना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पे नए टीके बनाना, ठीक है, और बूस्टर डोज देना, राइट। फिर उसके बाद एआई का यूज़ करना। जैसे अभी हाल ही में देखेंगे तो आईसीएमआर ने ये इसका ट्रायल करा, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसके लिए कारगर है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए लगेगी ये बूस्टर डोज। तो ये सब पढ़ोगे, पॉज करके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये। मतलब इसका ध्यान रखिए, आईसीएमआर ने इसका ट्रायल करा, वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए कारगर है, राइट। फिर जैसे बताया कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, है ना। जो कफ होता है, अपना बॉडी का कफ होता है उसको जैसे खांसते हैं ना, अकॉस्टिक एआई का यूज़ करो, तो बता देगा अपने वहाँ से 3 सेकंड तक खांसोगे तो बता देगा टीबी का पैटर्न क्या है, मतलब है या नहीं, उसको आवाज़ रिकॉर्ड करके। फिर डीप एक्सरे का यूज़ करो, क्योंकि टीबी में लंग्स का एक्सरे होता है ना, तो उसके द्वारा एआई का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे रेडियोलॉजी में। ठीक है। देन ट्रू नेट, ये भारत का विकसित एक पोर्टल है जहाँ पे मॉलिक्यूलर टेस्ट कराया जाता है। 1 घंटे में टीबी और ड्रग रेजिस्टेंस का सटीक पता लगाया जा सकता है। पुरानी बलम की जांच के बजाय इसके विस्तारित प्राथमिक स्वास्थ्य की होनी चाहिए। तो ट्रू नोट क्या है, भारत का एक पोर्टल है जहाँ पे टीबी के बारे में बस इतना ध्यान रखिए अपन। ठीक है, उन्नत तकनीक का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, पद्धति का। जैसे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मरीजों के लिए 18 से 24 महीने लंबे और विषाक्त इलाज की जगह नई बीपाम रेजिमेन। अब बीपाम के अंदर कई दवाइयाँ होती हैं, जैसे बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, लेनिजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिन को व्यापक रूप से अपनाना 6 महीने तक सुरक्षित और अधिक प्रभावी परिणाम देती है। तो इसके बारे में इसको पढ़ सकते हैं कि हमें नई नई एडवांसमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है। फिर पोषण, ऑब्वियस बात है यहाँ पे कि भाई खाना बिल्कुल ज़रूरी है। निश्चय पोर्टल में यहाँ जो 500 रुपये दिए जाते हैं इसको बढ़ाना ज़रूरी है कि वो अच्छे से अच्छा भोजन खा सके। ठीक है, अच्छा जो पोषक पदार्थ हैं वो खा सके, क्योंकि खाना जो कुपोषण है या जो पोषण है उसका डायरेक्ट कनेक्शन टीबी से। पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, अंदरूनी वो ठीक नहीं हो पाएगा। साथ में ये क्या है, प्रिवेंटिव थेरेपी, इसको भी देख लेते हैं ये क्या है। जिन लोगों के शरीर में टीबी का बैक्टीरिया सुसव अवस्था में रहता है, अच्छा हाँ, इसका जो है कि इसको अभी वो काम नहीं कर रहा, टीबी है लेकिन वो सक्रिय नहीं है बीमारी, तो उसको जल्दी जल्दी उपचार किया जा सकता है ना। इसे कहते हैं प्रिवेंटिव मेथड, कि होने से पहले ही हमने रोक दी उस चीज़ को। ठीक है, तो इसको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें टीबी है। ठीक है, तो डायग्नोस कराना ज़रूरी रहता है उस चीज़ का, राइट। फिर पहले इसकी सरकार का टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चला रही है, उसके 4 स्तंभ में, इसको पढ़ लेना ये। ठीक है, ये दिए हुए हैं। फिर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत, ये भी देख लेना है कि निश्चय मित्र नाम का पोर्टल बनाया हुआ है जहाँ पे टीबी मरीजों को गोद में लेकर पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान की जाती है। फिर निश्चय पोर्टल बनाया हुआ है, ठीक है, इसके लिए जो टीबी के मरीज हैं उनकी डिजिटल ट्रैकिंग के लिए, कि उनको डीबीटी ट्रांसफ़र हुआ या नहीं, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करते हैं ना, उसके बारे में, राइट। देन निष्कर्ष वही सब चीज़ें हैं कि भारत टीबी के जैसी जटिल और सामाजिक आर्थिक बीमारी को एक परफेक्ट ग्लोबल वैक्सीन का इंतजार करने के लिए करके नहीं हरा सकता, बल्कि हमें यहाँ पे क्या, अभी जो टेक्नोलॉजी हो रही है उसका यूज़ हो। देन जो भी यहाँ पे हमारे पास अभी जो सॉल्यूशन है उसका यूज़ करें, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, पोषण में हो, स्वच्छता में हो। इन सब चीज़ों का यूज़ करके ही हम ठीक कर सकते हैं और इसको फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है? तो यही वही बताया हुआ है यहाँ पर सब। एक नवीन रणनीति अपनाने की ज़रूरत है यहाँ पर।
जो इन चीज़ का समग्र एक कॉम्बिनेशन होगा, वो स्वास्थ्य का, पोषण का, स्वच्छता का और जो आजकल की टेक्नोलॉजी है उसका, कि अच्छी तरह डायग्नोज़ हो, एआई का डीप टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए इन चीज़ों में, ठीक है? और सरकार की योजना तो चल रही है पहले से, लेकिन हम इन चीज़ों में ज़्यादा फ़ोकस कर सकते हैं, यही निष्कर्ष है इसका। और अभी के लिए केवल इतना ही, इस आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ में केवल इतना ही था, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।